आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। मूल कार्यक्रम के अनुसार सिटी लॉर्ड का बर्थडे बैंक्वेट 7 दिनों तक चलने वाला था। विभिन्न गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्ति केवल पहले 2 दिनों में ही भाग लेने वाले थे। जूनियर्स के लिए ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये उनके लिए अपने स्किल्स को शो करने का एक मंच था। विभिन्न बड़े गुटों के कुलीन वर्ग के लोग बहुत गर्वित थे। वे सभी एक साथ एकत्र होने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे न करते। सामान्य परिस्थितियों में बर्थडे बैंक्वेट के दौरान प्रदर्शन औपचारिक होते थे और मंच पर कोई वास्तविक लड़ाई नहीं होती थी। ये सिर्फ लोगों के लिए था कि वे बैंक्वेट के माहौल को उत्साहित करने के लिए एक प्रदर्शन के रूप में अपने यूनिक स्किल्स का प्रदर्शन करें। मूल रूप से कई जूनियर्स ने अपने प्रदर्शन, जैसे कि मुकाबला, तलवारबाजी आदि की तैयारी कर ली थी और वे बैंक्वेट के दौरान चमकने और पुरस्कार जीतने की उम्मीद में कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सभी शक्तिशाली व्यक्ति पहले दिन एक डिस्कशन करने के लिए कमरे में प्रवेश करेंगे। वे 6 घंटे के बाद भी बाहर नहीं आए। इसका अर्थ क्या है? बहुत से जूनियर हैरान थे। खाना ठंडा हो चुका था, फिर भी बातचीत करने वाले समूह का एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। आधी रात के बाद ही बगल के कमरे का बड़ा दरवाजा खुला। विभिन्न बड़े गुटों के शक्तिशाली व्यक्ति बगल के कमरे से बाहर निकल कर आए। सबसे आगे दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड थे। उन्होंने अभी भी अपना हरा गाउन पहना हुआ था और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एक हवादार एहसास था। लेकिन समझदार लोग जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। महत्वपूर्ण लोगों के बीच टकराव की भावना दिख रही थी। विभिन्न गुटों के लोग अपने अपने कद के अनुसार बैठे हुए थे। माहौल ठंडा होता जा रहा था। मध्यम उम्र के विद्वान ने खड़े होकर शराब का गिलास उठाया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरे बर्थडे बैंक्वेट में भाग लेने के लिए सभी यहाँ हैं। आज अचानक हुई घटनाओं के कारण मैंने आप सभी की उपेक्षा की है। कृपया मुझे एक खराब होस्ट होने के लिए माफ करें। चूंकि सूरज ढल चुका है, इसलिए कृपया बेझिझक खाएं। बैंक्वेट कल अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा और यह 7 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। ये शानदार कमरा थोड़ा छोटा है, इसलिए आयोजन स्थल अखाड़ा होगा। वहाँ बहुत जगह है। सिटी लॉर्ड ने एक साधारण उद्घाटन भाषण दिया जो एक हंसी मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन विभिन्न गुटों के सभी यंग एलीट्स लोग इससे हैरान रह गए। बर्थडे बैंक्वेट 7 दिन बाद होगा। क्या इस बर्थडे बैंक्वेट को अभी भी टाला जा रहा है? और ये शानदार कमरा छोटा है। ये शानदार कमरा 10 फीट की परिधि में था और इसमें 1000 से ज्यादा लोग आसानी से बैठ सकते थे। ये छोटा कैसे हो सकता है? और मध्यम आयु वर्ग के विद्वान द्वारा अखाड़े में जाने का जिक्र करने से वहां मौजूद कई जूनियर्स में एक शार्पनेस की लहर दौड़ गई। विभिन्न गुटों के दिग्गज लीडर्स ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया था। इस बर्थडे बैंक्वेट का माहौल उदास था क्योंकि उपस्थित जूनियर्स ने गंभीर माहौल महसूस किया। एक छोटे से गुट के एक कुलीन युवक ने विशेष रूप से तलवारबाजी का शो तैयार किया था। 15 मिनट तक सभी लोग चुपचाप खाना खाते रहे, लेकिन वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर निकल आया, ये घोषणा करते हुए कि वह बर्थडे बैंक्वेट के लिए कुछ मनोरंजन करने जा रहा है। विभिन्न बड़े गुटों के दिग्गज लीडर्स ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अपने बड़ों के उदास चेहरे देखकर किसी भी जूनियर में खुशी मनाने का मूड नहीं था, और तो और वे इस युवा के साथ भिड़ने के लिए आगे भी नहीं आए। असहज माहौल के कारण युवक ने अंततः तलवारबाजी का प्रदर्शन बंद करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप कोई भी जूनियर आगे आकर अपनी उपेक्षा स्वीकार नहीं करना चाहता था। पहले दिन का बर्थडे बैंक्वेट बहुत ही निराशाजनक माहौल में समाप्त हुआ। बर्थडे बैंक्वेट समाप्त होने के बाद दिव्य शहर के एल्डर्स की एक बैठक हुई। एल्डर अमिताभ, विश्वनाथ, ग्रैंडमास्टर शैलजा और अन्य दिव्य शहर के एल्डर्स एकटक सिटी लॉर्ड की तरफ देख रहे थे। सिचुएशन कैसी है?
एल्डर्स ने बातचीत के लिए साइड चैम्बर में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उन्हें बातचीत के परिणामों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने केवल ये देखा कि बर्थडे बैंक्वेट का माहौल भारी था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि परिणाम पॉजिटिव नहीं था। हम आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए। मुख्य समस्या कमांडिंग अधिकारों की है। मध्यम उम्र के विद्वान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इतने सारे देशों के गठबंधन में होने के कारण उन्हें एकजुट करने के लिए वास्तव में एक कमांडर की आवश्यकता थी। यदि वे एकजुट नहीं होते और अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते तो युद्ध की स्थिति भयानक हो जाती। हर किसी को ये पता होना चाहिए था कि यह शेफर्ड बॉय था जो जानवरों की भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, और यह एक ऐसी भीड़ थी जो मौत से नहीं डरती थी। एक विशाल जानवरों की भीड़ के विरुद्ध डरपोक और असंगठित सैनिकों के समूह का अंतिम परिणाम स्पष्ट था। युद्ध के मैदान में बाल बाल बच जाना या फिर युद्ध के मैदान में सभी का मर जाना इनेविटेबल था। ऐसे में जिसके पास कमान का अधिकार होगा वह एक हद तक अपनी ताकत बचाने में सक्षम रहेगा। कोई भी तोप का गोला नहीं बनना चाहता था जिसे सबसे पहले दागा जाना था, सभी तोप बनना चाहते थे। 7 स्टार पैगोडा लॉर्ड गठबंधन का लीडर बनना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। दक्षिण के 10 देश भी अधिक लाभ चाहते थे, जिस पर मैं स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं था। 7 स्टार पैगोडा लॉर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम शर्त युद्ध के दौरान एक एल्डर लीग की स्थापना करना था और एक विधानसभा के रूप में कमांडिंग अधिकारों के लिए लड़ना था। और प्रत्येक गुट को कितनी सीटें मिलेंगी यह प्रत्येक देश की ताकत पर निर्भर करेगा। ताकत। एल्डर अमिताभ ने भौहें सिकोड़ी। योद्धाओं की दुनिया में ताकत ही राजा थी। मुट्ठी जितनी बड़ी होती, आवाज उतनी ही बड़ी होती। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता था, लेकिन ताकत में कोई कैसे मुकाबला कर सकता था। विश्वनाथ ने कहा, हमारी ताकत मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के बराबर है। हाँ, राष्ट्रीय शक्ति के मामले में हम लगभग एक जैसे ही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शक्ति की तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। हम हर देश से ऋषियों और शीर्ष मानव लॉर्ड्स को एक साथ लाकर मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने जूनियर्स की ताकत के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। उनका दिव्य 72 पैगोडा हमारे दिव्य शहर से बहुत अलग नहीं है। ये भी मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के सभी सर्वश्रेष्ठ जूनियर्स को इकट्ठा करता है। अगर दिव्य 72 पैगोडा की तुलना दिव्य शहर से की जाए तो हम वाकई देख सकते हैं कि किसके जूनियर ज्यादा मजबूत हैं। जूनियर की एक पीढ़ी दिव्य साम्राज्य का भविष्य है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा अनुचित नहीं है। दिव्य 72 पैगोडा दिव्य शहर के खिलाफ। सिटी लॉर्ड, क्या आप इस पर सहमत हैं? हाँ, मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने सिर हिलाया। यह विश्वनाथ चिंतित था। दिव्य शहर के प्रतिभाशाली लोग हर साल अलग होते हैं। दिव्य शहर से अभी अभी निकला लास्ट बैच विशेषज्ञों से भरा हुआ था। सूर्य प्रताप, ऋषभ मेहता और बाकी लोगों में से कोई भी चुना गया व्यक्ति 10 के खिलाफ अकेला लड़ सकता था, लेकिन अब उनके चले जाने के बाद पुरानी फसल की जगह नई फसल का आना अभी बाकी है। हम किसे चुने? ये नियम सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के खिलाफ स्पष्ट रूप से नुकसानदेह था। विश्वनाथ जानता था कि मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य तैयार होकर आया था। ये संभावना थी कि दिव्य 72 पैगोडा में ये बैच पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। उनके लिए दिव्य 72 पैगोडा के मजबूत लेवल के खिलाफ जाना, जबकि उनका दिव्य शहर कमजोर लेवल में था, परिणाम स्पष्ट था। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने कहा, आप सही कह रहे हैं। 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड को ये पता था और उन्होंने जानबूझकर यह अनुरोध किया था। वह स्पष्ट रूप से इस मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य पीढ़ी पर बहुत आश्वस्त है। दक्षिण के 10 देशों के लिए वे भी सहमत हो गए हैं। उन्होंने 3 अतिरिक्त एल्डर सीटें रखने की शर्त रखी है। ऐसा लगता है कि उन्हें भी अपने देशों की युवा पीढ़ी पर बहुत गर्व है। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने कहा, जबकि एल्डर्स के मन में निराशा छा गई थी। वे जानते थे कि मध्यम आयु वर्ग के विद्वान के लिए यह एक आवश्यक रियायत थी जिस पर सहमत होना आवश्यक था। चूंकि शेफर्ड बॉय सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की सीमाओं पर प्रकट हुआ था, दक्षिण के 10 देश और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य अभी भी कुछ दूरी पर थे। अगर जानवरों की भीड़ आई तो सबसे पहले सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को नुकसान उठाना पड़ता। वे किनारे पर खड़े होकर देख सकते थे कि सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य ने पहले जानवरों की भीड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, जब होंठ खो जाते हैं तो दांत ठंड के संपर्क में आ जाते हैं। दक्षिण के 10 देश और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य को केवल ठंड महसूस होगी, जबकि सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य हो जाएगा। अंतर बहुत बड़ा था। वास्तविक नियम क्या है? हम बिना कुछ हासिल किए लड़ नहीं सकते। बैंगनी शर्ट पहने एक एल्डर ने चिंतित होकर कहा। नहीं, यदि युवा प्रतिभागी अच्छा काम करेंगे तो हम भी सीटें जीतेंगे, बस संख्या कम होगी। और इसे निष्पक्ष बनाने के लिए अगर उम्र में अंतर बहुत ज्यादा है तो बड़े व्यक्ति को अपने साधना स्तर को दबाना होगा। फिर भी बड़े व्यक्ति को अभी भी फायदा होगा। चूंकि किसी के साधना स्तर को दबाना बेहद सीमित है। ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि लॉज और रिस्पेक्ट टोटेम की इनसाइट को दबाया नहीं जाएगा। अंत में सीटों की संख्या टोटल परफॉर्मेंस के अनुसार तय की जाएगी।
अंत में केवल प्रथम स्थान पर रहने पर एक बार में 10 सीटें प्राप्त होंगी। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने बस नियम पेश किए। विश्वनाथ यह सुनकर बहुत नाराज हुआ क्योंकि ये नियम मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के लिए फायदेमंद थे। वर्तमान दिव्य शहर की कमजोरी ये थी कि इसमें मजबूत युवा सीनियर साधकों की कमी थी। उनके पास जूनियर विशेषज्ञों की कमी नहीं थी, लेकिन इन नियमों के तहत एक 13-14 वर्षीय किशोर के लिए एक 17-18 वर्षीय युवा वयस्क को हराना असंभव था। इसलिए अंतिम भव्य पुरस्कार उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अमिताभ, इन दिनों दिव्य शहर के प्रभारी आप ही हैं। प्रतिभागियों की सूची बनाओ। मध्यम उम्र के विद्वान ने आदेश दिया। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के लिए कौन सबसे उपयुक्त है। प्रतिभागियों की सूची में न केवल अर्थ रोल रैंकिंग को ध्यान में रखना था, बल्कि उम्र को भी ध्यान में रखना था। यहां तक कि छठे वर्ष के साधक जो अर्थ रोल के टॉप 30 में रैंक किए गए थे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। लेकिन जहां तक मनन सिन्हा और दिया रेड्डी का सवाल है, ये नौसिखिए विशेषज्ञ जो अर्थ रोल में केवल 3,000-4,000 रैंक पर थे, प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। अमिताभ ने कहा, अर्जुन, महिमा और अंकुर सभी बेहतरीन विशेषज्ञ हैं। उनके साथ 14 वर्षीय ब्रैकेट निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन 5वें और 6ठे वर्ष के साधकों की कमी है। केवल प्रगति नाम की एक लड़की है। उसका बैकग्राउंड एक रहस्य है और उसने कभी भी हेवन या अर्थ रोल रैंकिंग की लड़ाई में भाग नहीं लिया है, इसलिए हम नहीं जानते कि वह कितनी मजबूत है। मैन रोल की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाली प्रगति की ताकत हमेशा से एक रहस्य रही है। अब अमिताभ केवल प्रगति से ही उम्मीद कर सकता था कि वह उसे एक सुखद आश्चर्य देगी। जानवरों की भीड़ के खिलाफ विभिन्न बड़े गुटों के गठबंधन और विधानसभा सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा के बारे में खबर जल्दी ही फैल गई। विभिन्न बड़े गुटों के युवा शिष्यों को भी इस जानकारी से अवगत कराया गया। उन्हें अंततः पता चल गया कि दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड ने बर्थडे बैंक्वेट का आयोजन क्यों किया था और उसे अचानक बीच में क्यों रोक दिया गया था। बर्थडे बैंक्वेट तो बस बहाना था, असल वजह तो गठबंधन के लिए बातचीत करना था। शुरू में इस वजह को गोपनीय रखा गया था, इसलिए बर्थडे बैंक्वेट का झूठ बोलना पड़ा। सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा का मामला बहुत महत्वपूर्ण था। हर गुट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। आप में से कुछ लोग हमारे नायडू परिवार कबीले के सबसे अच्छे युवा लोग हैं। मैं आपसे इस गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता के चैंपियन बनने की उम्मीद नहीं करता, नहीं, मैं आपसे शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए कह रहा हूं। जब तक आप में से कोई भी हमारे नायडू परिवार कबीले के लिए एक सीट जीत सकता है, तब तक अगले कुलपति उम्मीदवार का निर्धारण लगभग हो जाएगा। केंद्रीय दिव्य मीनार में कहीं एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने खड़े कुछ युवा लड़के लड़कियों से बोला। नायडू परिवार कबीला एक एकांतप्रिय पारिवारिक कबीला था जिसकी जड़ें नीलगिरी पर्वतों में थीं। ये तीनों बड़े गुटों में से किसी से संबंधित नहीं था, न ही इसमें कोई ऋषि था। घर का मुखिया एक पीक मानव लॉर्ड था। यदि उन्हें एक निर्धारित क्रम के अनुसार विकसित होना था तो उनके लिए बढ़ना बहुत मुश्किल होता। हालांकि मुश्किल समय में ही अवसर पैदा होते हैं। सबसे पहले उन्हें एक सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करनी थी। यह उनके परिवार के वंश को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम था। इस महत्वपूर्ण एक वोट के साथ नायडू परिवार कबीले को अन्य गुटों द्वारा महत्व दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान लोग मेज पर पर्याप्त लाभ रखकर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय दिव्य टॉवर के दूसरे निवास में फरलबादा पहने 7 स्टार पैगोडा लॉर्ड अपने सामने मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के यंग एलीट्स को देख रहे थे। आप पिछले 100 वर्षों में दिव्य 72 पैगोडा के सबसे मजबूत बैच हैं। मैंने गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने का नियम सुझाया है। मैंने ये सुझाव देने की हिम्मत की क्योंकि मुझे आप सभी पर भरोसा है। 7 स्टार पगोडा का लॉर्ड ऊपर से खड़ा होकर अपने सामने खड़े युवा लड़के लड़कियों को देख रहा था। उसके पीछे की परछाई असीम ऊंचाई तक उठती हुई लग रही थी, जिससे दूसरों पर बहुत दबाव पड़ रहा था। चूंकि नियम मैंने सुझाए थे, अगर आप में से कोई भी खराब प्रदर्शन करता है तो मैं दक्षिण के 10 देशों और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगा। यहां तक कि हमारे देश के पुराने प्रतिद्वंद्वी भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब मुझे आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप 7 दिनों में गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता में कम से कम आधी सीटें जीत लें। यही मुख्य बात है। असल में सिर्फ 60% सीटें पाकर ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 7 स्टार पगोडा लॉर्ड की आवाज चौंकाने वाली थी। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के युवाओं ने अपने सीने पर हाथ रखकर आधे घुटने टेक दिए। हाँ, पगोडा लॉर्ड। भीड़ के बीच एक काले कपड़े पहने युवक अपने हाथ पर पट्टी बांधे खड़ा था। गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता, मैं इससे सीमित नहीं रहूंगा। इस जानवर की भीड़ को मेरे मार्शल जीवन की पहली परीक्षा बनने दो। काले कपड़े पहने युवक ने मन ही मन ये बात कही। उसकी आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी। ... 7 दिनों की तैयारी काफी थी। कुछ देश तो ऐसे भी थे जो अपने देश से युवा खिलाड़ियों को सुपर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए लाए थे।
जहां तक दिव्य शहर की बात है तो उसने भी अपने पुरस्कार दिए। ये बड़ी प्रतियोगिता अब गौरव अंकों का मामला नहीं रह गई थी। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की कि जो भी गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, वह दिव्य शहर में प्रशिक्षण के दौरान किसी भी संसाधन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। उन्हें वाइकाउंट की उपाधि भी दी जाएगी, 100 शहरों को उनकी जागीर के रूप में दिया जाएगा और वे भविष्य में शाही घराने के विशेषाधिकारों का आनंद भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए सूरतगढ़ पवित्र तकनीक के पूरे सेट को पढ़ना भी कोई समस्या नहीं थी। यह इनाम बहुत बड़ा चढ़ाकर दिया गया था, लेकिन शेफर्ड बॉय का दिखना सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के अस्तित्व का मामला था। इस तरह के इनाम देना समझ में आता है। बेशक गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना दिव्य शहर के साधकों के लिए बहुत कठिन था। यहां तक कि वर्तमान दिव्य शहर के सबसे मजबूत लोग जैसे रुद्र और यश भी इस समय भारी दबाव का अनुभव कर रहे थे। वे दोनों उसी समय से पुराने प्रतिद्वंद्वी थे जब वे दिव्य शहर में दाखिल हुए थे। इस समय वे एक मचान पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। तुम और मैं 4 साल से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। अब हमें हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना होगा। यश ने गहरी सांस ली। वह राजपरिवार से था, इसलिए इस मामले में जिसमें देश और उसका अपना भाग्य जुड़ा था, उसे अधिक प्रयास करने थे। यदि वह गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता तो उसे निश्चित रूप से राजा बनाया जा सकता था। मैं भी उसी मंच पर अन्य देशों के यंग एलीट्स के साथ लड़ने के लिए उत्सुक हूं, रुद्र ने कहा और उसने धीरे से अपनी लंबी तलवार पोंछी। उसकी आंखों में लड़ने का जोश चमक रहा था। जिस समय सभी को ये जानकारी मिली, उसी समय प्रगति को भी लड़ने का इन्विटेशन मिला। इन्विटेशन का सामना करते ही प्रगति का छोटा सा चेहरा उदास हो गया। गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता, प्रगति ने खुद से कहा जैसे कि वह दुविधा में थी। मिस, आप दिव्य शहर का प्रतिनिधित्व करके क्यों नहीं लड़ती और उन सभी को बुरी तरह से हरा क्यों नहीं देती? प्रगति के बगल में एक बहुत ही उत्साहित नौकरानी राधा थी, जो अपनी छोटी मुट्ठियों को लहराते हुए ये कह रही थी, ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे वह किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ रही हो। राधा ने अक्सर प्रगति को अपनी ताकत का बखान करते सुना था, जैसे कि अपने नंगे हाथों से एक राजा श्रेणी के उजाड़ जानवर को फाड़ देना, सभी प्रकार के स्थानों के विशेषज्ञों को नष्ट करना, इत्यादि। जब वह अपने गौरवशाली अतीत का जिक्र करती, तो प्रगति अक्सर अंत में एक और पंक्ति जोड़ देती, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो केक का टुकड़ा है। राधा के लिए उसकी मालकिन, जो अपने नंगे हाथों की शक्तियों से एक राजा श्रेणी के उजाड़ जानवर को फाड़ सकती थी, वह निश्चित रूप से विभिन्न देशों के सभी प्रतिभाशाली लोगों का सफाया कर देगी। चूंकि उसकी मालकिन को इस शोरगुल में शामिल होना पसंद था और उसका दिखावटी स्वभाव था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह इस अवसर को नहीं छोड़ेगी। लेकिन राधा ने कभी नहीं सोचा था जो आगे प्रगति ने कहा। प्रगति ने उससे कहा, मैं इस कूड़े के झुंड से लड़ने में परेशान नहीं हो सकती। इससे सिर्फ मेरा कद कम होगा। ओह, राधा का गला भर आया। कई बार लड़ाई से ठीक पहले प्रगति कई तरह के बहाने बनाती थी। उनसे लड़ते से मेरी हैसियत कम हो जाएगी, प्रगति का सबसे आम बहाना था। भूल जाओ, मैं उन जैसों से परेशान नहीं होऊंगी। हर रोज उजाड़ स्वर्ग तकनीक का प्रशिक्षण लेना भी उबाऊ है। प्रगति ने अपनी पीठ को फैलाया, जिससे उसका विशाल शरीर दिखाई देने लगा। मैं सोने जा रही हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत करना। मिस, क्यों? राधा ने जल्दी से पूछा और उसकी आंखें घूम गईं, जैसे उसने प्रगति के चेहरे पर कुछ देखा हो। दिव्य शहर के हेवन और अर्थ रोल में प्रगति का नाम नहीं था। वह केवल मैन रोल में प्रथम स्थान पर थी। ये सचमुच अजीब था कि उसकी मालकिन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी, जबकि वह अपने नंगे हाथों से एक राजा श्रेणी के उजाड़ जानवर को फाड़ डालने की क्षमता रखती थी। राधा उलझन में थी, लेकिन प्रगति को इस बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने जम्हाई ली और राधा को अनदेखा करते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। अपने बिस्तर पर प्रगति चुपचाप और आलसी होकर बैठी रही। उसके बाद उसने धीरे से अपने कपड़ों के बटन खोले और अपनी गर्दन पर लटके एक ताबीज को निकाला। यह एक सुरक्षात्मक ताबीज था। उसने सुरक्षात्मक ताबीज को छुआ और वह किसी सोच में खो गई। पिताजी, आप मुझे कब वापस लेने आओगे? यहाँ सब कुछ बहुत बोरिंग है। इस क्रिटिकल टाइम में यदि सिटी लॉर्ड या पगोडा लॉर्ड को मेरी पहचान का पता चल गया तो वे मुझे जासूस समझेंगे और मुझे काट डालेंगे। आह, क्या परेशानी है। यह इतनी टेंशन वाली बात है कि कुछ दिनों से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। प्रगति ने अपना सुरक्षात्मक ताबीज पकड़ा, उसे अपनी चेस्ट से सटाया और नर्म बिस्तर पर लेट गई। उसके फैले हुए बाल पूरे बिस्तर को एक खिले हुए काले गुलाब की तरह ढंक रहे थे। कुछ ही देर बाद कमरे में प्रगति की शांत सांसें सुनाई देने लगीं। ... एक एक करके दिन बीतते गए। 7 दिनों की तैयारी के दौरान दक्षिण के 10 देशों ने गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता के लिए अपने देश से लोगों को बुला लिया था। दिव्य शहर में अधिकाधिक एलीट्स लोग एकत्रित हुए।
स्वर्ग के ये गर्वित बच्चे बहुत ही अहंकारी थे। जिन गुटों से वे जुड़े थे उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक साथ शांति से कैसे रह सकते थे। कुछ ही समय बाद दिव्य शहर के चारों ओर हर प्रकार का घर्षण फैल गया। आमतौर पर एक छोटा सा मामला इतना बढ़ जाता है कि इसमें शामिल पक्ष मैदान में लड़ने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लड़ाई में हमेशा एक पक्ष जीतता और एक हारता रहता है। अगर कोई गलती से बहुत ज्यादा हमला कर दे जिससे दूसरा घायल हो जाए तो दुश्मनी और भी बढ़ जाती है। बाद में घायल पक्ष के लिए लोग खड़े हो जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप अखाड़े में एक और लड़ाई शुरू हो जाती थी। इस प्रकार गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही कई झगड़े हो गए। कई लोग घायल हो गए और स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। जब विभिन्न बड़े गुटों के एलिटीज आपस में मिलते तो ऐसा लगता कि वे आग और पानी की तरह एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यह आम जनता के बीच एक तरह की ऑल आउट फाइट से कुछ कम नहीं था। दिव्य शहर के लोगों को सबसे अधिक क्षति हुई। मुख्य कारण ये था कि दूसरे गुटों के लोग एलीट्स के बीच भी एलीट्स थे, जबकि दिव्य शहर में कई साधारण शिष्य थे। नतीजा ये हुआ कि एक साधारण शिष्य का एक एलीट से टकराव होने लगा। स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। ये बच्चा अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ये तो मुझे हमेशा चिंता में डाल देता है। कल गठबंधन की लड़ाई होगी। विश्वनाथ तलवार की कब्र के बाहर खड़ा था। वह तलवार की कब्र का दरवाजा खोलने के लिए कुछ बार ललचाया। हालांकि वह अर्जुन की साधना को बीच में ही बाधित करने से डर रहा था। ठीक उसी समय वह प्रवेश करके अंदर अर्जुन की हालत देखना चाहता था। अगर यह बच्चा 4 घंटे बाद भी बाहर नहीं आता है तो मैं अंदर जाऊंगा। लानत है, यह बच्चा इतने दिनों से वहां गया हुआ है। बाहर तो लगभग सब कुछ उथल पुथल हुआ पड़ा है, जबकि वह पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि वह अंदर सो गया है या नहीं। आखिर वह 8-9 दिनों पहले वहां अंदर गया था। यदि वह सेबर कब्र में प्रवेश करना चाहता या यदि वह सूरतगढ़ पवित्र तकनीक या टोटेम रहस्यवादी तकनीक जैसी चीजों पर विचार करने के लिए एकांत प्रशिक्षण में जाए तो ये ठीक होगा। लेकिन सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि वह तलवारों के बारे में जानने के लिए तलवार कब्र में गया था। क्या यह पागलपन नहीं है कि एक सेबर यूजर तलवार चलाना सीखे? यदि अर्जुन ने विश्वनाथ को 1 या 2 बार चमत्कार नहीं दिखाए होते तो विश्वनाथ ने बहुत पहले ही इस मामले से अपने हाथ धो लिए होते। विश्वनाथ ने तलवार की कब्र के प्रवेश द्वार के पास एक रेत घड़ी रखी। जैसे ही रेत बहना बंद हो जाती वह अर्जुन को बाहर बुलाने के लिए आवाज देने वाला था। चूंकि कल बड़ी लड़ाई थी इसलिए अर्जुन को रात में अच्छी नींद लेने की जरूरत थी ताकि वह एक बेहतरीन स्थिति में रहे। जैसे ही रेत लगभग आधी नीचे बह गई तलवार वाली कब्र अपने आप खुलने लग गई और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। ये बच्चा वास्तव में कब्र का दरवाजा खुद खोल सकता है। विश्वनाथ इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने अर्जुन को पत्थर के दरवाजे के पास आते देखा। सफेद वस्त्र जो अर्जुन ने तलवार की कब्र में प्रवेश करने से पहले पहना था अब चिथड़ों में बदल चुका था। वस्त्र गंदे नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तलवार की धार से कट गए हों। कट के ऊपर कट से यह कपड़ा चिथड़ों जैसा दिखने लगा था। अर्जुन के लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान झलक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जो अंधेरी तलवार कब्र में तारों की तरह लग रही थीं, जिससे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि 9 दिन पहले जो अर्जुन तलवार की कब्र में गया था वह अब बदल चुका है। ये बदलाव आसानी से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नेचर में बदलाव आ गया हो, जैसे तलवार की ची उसकी हड्डियों में समा गई हो और अर्जुन खुद एक तलवार बन गया हो। लड़के, आखिरकार तुम बाहर आ गए, विश्वनाथ ने नाराजगी से कहा। ओह, मैं बहुत डूब गया था और समय का ध्यान नहीं रहा। मैं अंदर कितने समय तक रहा? लगभग 9 दिन हो गए हैं। लड़के, तुम सच में तलवार सीखने की योजना बना रहे हो? विश्वनाथ ने अर्जुन की ओर सवालिया नजरों से देखा और वही ये सोच रहा था कि इन कुछ दिनों में अर्जुन ने तलवार की कितनी समझ हासिल की होगी। लेकिन विश्वनाथ के लिए भले ही अर्जुन ने कुछ तलवार चालों की समझ हासिल कर ली हो, ये बेकार था। एक सेबा भी उतनी ही क्षति पहुंचा सकती थी जितनी एक तलवार, तो दोनों को सीखने का कोई मतलब नहीं था। यह एक बेकार प्रयास था। अर्जुन इस विषय को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था और उसने बात काट दी। सीनियर, आपने पहले कहा था कि आप मुझे अर्थ रोल को चुनौती देने देंगे और अगर मैं शीर्ष 300 में आ गया तो मैं तलवार और 10,000 जानवर टोटम का अभ्यास जारी रख सकता हूं। अर्जुन सच में अर्थ रोल को चुनौती देने की योजना बना रहा था। अर्थ रोल के शीर्ष पर रहने वाले लोगों को हर महीने ड्रैगन स्केल रून्स का इनाम मिलता था। विश्वनाथ ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाए और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास चुनौती देने के लिए बहुत कुछ है। अफसोस, शायद तुम अभी तक नहीं जानते कि हमारा सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य विनाश के कगार पर है। विश्वनाथ ने शेफर्ड बॉय की स्थिति के बारे में अर्जुन को बताना जारी रखा। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया।
शेफर्ड बॉय। विश्वनाथ ने शेफर्ड बॉय की उपस्थिति का वर्णन किया, जिससे अर्जुन को वह रहस्यमय युवक याद आया जिसे उसने दिव्य जंगल में प्रशिक्षण के दौरान ब्लैकवाटर दलदल में देखा था। वह युवक एक गाय पर सवार था और एक पिकलो बजा रहा था। पिकलो की ध्वनि में ऐसा जादुई प्रभाव था जो किसी के मन की स्थिति को प्रभावित कर सकती थी। ये रहस्यमय युवक दिव्य जंगल और ब्लैकवाटर दलदल में घूम रहा था, लेकिन सभी उजाड़ जानवर उसे नजरअंदाज कर रहे थे। उसके लिए दिव्य जंगल में आना जाना फूलों के बगीचे में घूमने जैसा था। ये युवक, जो दोस्ताना और पसंद आने वाला लग रहा था, वास्तव में पश्चिमी क्षेत्रों में खूनी तबाही मचाने वाला था। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला और अत्यंत शक्तिशाली चौहान परिवार को लगभग नष्ट कर दिया। अर्जुन ये सुनकर बेहद चौंक गया। विश्वनाथ के वर्णन के अनुसार चौहान परिवार सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली था। एक परिवार प्यारे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली। ये कैसा परिवार था, और ये तथाकथित पश्चिमी क्षेत्र कहाँ था? अर्जुन ने चुपचाप गहरी सांस ली। इस दुनिया में आकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ परिणाम हासिल किए हैं, लेकिन उन विशाल ताकतों की तुलना में वह अभी भी बहुत छोटा था। बेशक ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में उसे अभी सोचना चाहिए। उसे कल की बड़ी लड़ाई के बारे में सोचना था। अर्जुन सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का ऋणी था। उसके सभी कल्टिवेशन रिसोर्सेज और कल्टिवेशन टेक्निक्स ज्यादातर सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य द्वारा प्रदान की गई थी। अर्जुन एक आभारी व्यक्ति था, इसलिए जब सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य एक बड़े संकट का सामना कर रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वह अपनी पूरी क्षमता से मदद करेगा। सीनियर, क्या दिव्य शहर में एक शस्त्रागार है? मैं एक तलवार और एक सेबर चुनना चाहता हूं, ताकि कल की बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रह सकूं। उसकी 1000 आर्मी सेबर अब इस्तेमाल करने योग्य नहीं थी, और जो टूटी हुई तलवार उसने प्यो यांग तलवार महल से प्राप्त की थी, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। वह उसे तब तक उपयोग नहीं कर सकता था जब तक कि उसकी जान खतरे में न हो। इसलिए दिव्य शहर से एक तलवार और एक सेबर चुनना सबसे अच्छा होगा। दिव्य शहर के शस्त्रागार की तलवारें और सेबर्स निश्चित रूप से स्वर्ण ड्रैगन रक्षक शस्त्रागार से बेहतर गुणवत्ता की होंगी। विश्वनाथ ने उसकी निर्दोष मुस्कान देखी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गुस्से में कहा, निकम्मे लड़के, तुम फिर से मुझसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कुछ हथियार चुन सकते हो, लेकिन ये केवल उधार होगा। अगर तुम कल की बड़ी लड़ाई जीत जाते हो तो हथियार तुम्हारे हो जाएंगे। अगर नहीं जीते तो हाँ, इसे शुल्क के रूप में लिया जाएगा। बड़ी लड़ाई के नाम पर मेरा सामान हड़पने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। उस रात दिव्य शहर में विभिन्न जगहों से आए योद्धा इकट्ठा हुए थे। वे अपनी ताकत बचा रहे थे और खुद को कल की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन जब सभी अपनी तैयारी में लगे थे, दिव्य शहर के एक कोने में कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर एक छोटे से आंगन में इकट्ठा हुए। क्या यही व्यक्ति है? रात का समय अंधकार में था, लेकिन कुछ योद्धा आसानी से अंधेरे में देख सकते थे। इस समय दो व्यक्ति जो चोगों में ढके हुए थे, एक चित्र पकड़े हुए थे। चित्र में एक युवक दिखाई दे रहा था जो एक सेबर लिए हुए था। ये युवक और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था। हाँ, ये वही है। चोगा पहने एक व्यक्ति की आवाज खुरदुरी थी, जिससे उसकी असली आवाज पहचानना मुश्किल था। इसके मेरिडियंस तोड़ दो। सबसे अच्छा होगा अगर इसे स्थायी रूप से अपंग बना दिया जाए। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। चोगा पहने व्यक्ति ने ये कहते हुए अपने हाथ घुमाए और उसके हाथों में एक काला बैग प्रकट हुआ। यह एडवांस पेमेंट है। एक दुबले युवक ने, जिसके शरीर पर एक जहरीला सांप लिपटा हुआ था, काले बैग को ले लिया। ये युवक पतला और लंबा था और उसके कानों में खोपड़ी के झुमके झूल रहे थे। उसके चेहरे और शरीर पर टैटू थे जो उसे अजीब बना रहे थे। उस युवक की आंखें एम्बर रंग की थीं और सांप जैसी अंडाकार थीं। जब भी वह मुस्कुराता, उसके मुंह के किनारे तेज दांत दिखाई देते, जिससे ठंडक का एहसास होता। उस सांप वाले युवक के बगल में पीले वस्त्र पहने एक मोटा व्यक्ति खड़ा था। उसने दिलचस्पी से अपने ठुड्डी को सहलाते हुए काले बैग में हाथ डाला। चमकती हुई वस्तुएं बाहर निकलीं। वे रत्नों की तरह लग रही थीं, जो रात में चमक रही थीं। वे सभी उजाड़ हड्डी अवशेष थे। शीर्ष श्रेणी की उजाड़ हड्डी अवशेष। पीले वस्त्र वाला मोटा व्यक्ति अपने होंठ चाटते हुए बोला, दिलचस्प। मुझे तुम्हारी पहचान के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। तुम लोग हमारे मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के नहीं हो सकते। क्या तुम लोग इस अर्जुन के ही गुट से हो? वाह, वह कितना अलोकप्रिय है कि उसके ही गुट के लोग उसे अपंग बनाने के लिए प्रतिद्वंद्वी गुट के लोगों को खरीद रहे हैं। हमारे बारे में चिंता मत करो। चोगा पहने दोनों व्यक्तियों की आवाज ठंडी हो गई और वे सतर्क हो गए। अगर यह सौदा दिव्य शहर के उच्च अधिकारियों को पता चल गया तो उनके कल्टिवेशन लेवल्स खत्म कर दिए जाने या मौत की सजा मिलने की संभावना थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह अर्जुन निपटने में आसान नहीं है। ध्यान रखना कि इस काम में असफल न हो जाओ। चोगा पहने एक व्यक्ति ने कहा।
ही यह मत समझना कि हम मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के लोग तुम्हारे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के कचरे के बराबर हैं। वह सिर्फ एक बच्चा है जिसने 1 साल पहले तुम्हारे लोगों में शीर्ष 1000 में भी जगह भी नहीं बनाई थी। सांप वाले युवक ने खतरनाक हंसी के साथ कहा और उजाड़ हड्डी अवशेष को अपने पास रख लिया। जब एक नकाबपोश व्यक्ति ने सांप वाले युवक की यह घमंडी बात सुनी तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया। ठीक है, फिर हम इस काम के लिए तुम पर भरोसा करते हैं, दूसरे नकाबपोश ने कहा। हाँ, तुम्हारा गुस्सा बताता है कि तुम दिव्य शहर के लोग हो। चिंता मत करो, मैं वाइपर हूं और मैं सबसे ज्यादा खतरनाक वार करने में माहिर हूं। ये काम मैं कर लूंगा। इस प्रतियोगी युद्ध में मौत या अपंग होना आम बात थी। असली तलवार और हथियारों के साथ लड़ाई में लोग पूरी ताकत से वार करते थे। यहां तक कि दिव्य शहर की आंतरिक लड़ाइयों में भी मौतें हो जाती थीं, भले ही लोग कोशिश करते कि जानलेवा लड़ाई न हो। और जब बात प्रतिद्वंद्वी गुटों के युद्ध की हो तो लड़ाई और भी तीव्र और खतरनाक होती थी। सौदा पक्का। नकाबपोश लोग चुपचाप वहां से चले गए। पीले कपड़े पहने मोटा आदमी एक बांस की लकड़ी चबाते हुए अपने दांत साफ कर रहा था। उसने कहा, दिव्य शहर के योद्धा तो बेहद घटिया हैं। जब सामने दुश्मन खड़ा है तब भी आपस में ही लड़ रहे हैं। हे, ईर्ष्या और नफरत एक खतरनाक ताकत है। यह इंसान को पागल बना देती है, बिना सोचे समझे काम करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, सही कहा, पर ये दोनों कौन हैं? ये बहुत चालाक लगते हैं। इन्होंने अपनी आवाज तक बदल ली। सांप वाले युवक ने कहा। हे, उनमें से एक का एक हाथ नहीं है। उसे लगा कि उसने खुद को छिपा लिया है, लेकिन वह नकली हाथ किसी भी ऊर्जा के संकेत नहीं दे रहा था। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। दिव्य शहर में एक हाथ वाले गिने चुने लोग हैं। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मोटे आदमी के होंठ एक खतरनाक मुस्कान में खींच गए। अगली सुबह सर्दियों की बर्फ धीरे धीरे दिव्य शहर पर गिर रही थी। लोग अखाड़े में सिटी लॉर्ड के बर्थडे बैंक्वेट और प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा होने लगे। अखाड़े को साफ कर दिया गया था और हर जगह 10-10 लोगों के लिए टेबल लगाए गए थे। सम्माननीय स्थानों पर बड़ी हस्तियों के लिए छोटे टेबल सजाए गए थे। टेबलों पर महंगी शराब और स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए थे। इस बैंक्वेट की भव्यता 7 दिन पहले के बैंक्वेट से 10 गुना ज्यादा थी। लेकिन अखाड़े में एक अजीब सन्नाटा और गंभीरता थी। यहां तक कि कटलरी भी काले लोहे की बनी थी, जो एक ठंडी और गंभीर भावना पैदा कर रही थी। ये बर्थडे बैंक्वेट कम और युद्ध स्थल ज्यादा लग रहा था। बीच में दिव्य जंगल स्टेज पर एक विशेष संरचना लगाई गई थी। इससे चाहे लड़ाई कितनी भी हिंसक हो, बाकी बैंक्वेट प्रभावित नहीं होता। हालांकि इस वक्त कई युवा योद्धा इतने तनाव में थे कि वे खाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन कुछ लोग अपवाद थे। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की ओर से पीले कपड़े पहने मोटा आदमी मांस के टुकड़े खा रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बैंक्वेट औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है। उसके बगल में सांप जैसी आंखों वाला दुबला युवक अपने शिकार की तलाश में था। जब उसने सादे कपड़े पहने एक युवक को अखाड़े में प्रवेश करते देखा तो उसने हल्की मुस्कान दी। उसके मुंह के कोने पर नुकीले दांत चमक उठे। तस्क, शिकार आ गया है। बड़ा ही ताज़ा और स्वादिष्ट है। उसके बगल में बैठे मोटे आदमी ने अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। अरे, सच में? बेचारा बच्चा, उसे अभी तक पता नहीं चला कि उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। हा। मोटा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसके मुंह के कोने से तेल टपक रहा था। भीड़ में चलते हुए अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। उसे अपना सिर घुमाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी एनर्जी विजन का उपयोग करके तुरंत पीले कपड़े वाले मोटे आदमी और सांप युवक को पहचान लिया। ओह, मैं इन दोनों को नहीं जानता। ये मुझे क्यों घूर रहे हैं? अर्जुन ने अनायास अपनी इंटरस्पेशल रिंग को छुआ। उसमें वे हथियार थे जो उसने कल चुने थे। क्या बात है, अर्जुन? अर्जुन को कुछ देर के लिए रुकते देख महिमा ने पूछा। कोई बात नहीं, बस कुछ लोग मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसने बिना ज्यादा सोचे कहा। तुम पर ध्यान केंद्रित करना समझ में आता है। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के लोग शायद पिछले साल की रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में तुम्हारे प्रदर्शन के बारे में जानते हैं। दिव्य शहर का मुख्य प्रतिद्वंद्वी मेहरगढ़ के दिव्य 72 पैगोडा थे। दक्षिणी 10 देशों के लिए वे मुख्य रूप से अन्य छोटे गुटों के खिलाफ लड़ रहे थे। अर्जुन और महिमा अपनी सीटों पर चले गए और बैठ गए। सभी संबंधित दिव्य शहर के साधक 4 बड़ी मेजों पर एकत्रित हुए थे और एल्डर विश्वनाथ उनके बीच बैठे थे। अर्जुन ने मेजों के चारों ओर बैठे लोगों पर नजर डाली और उसने दिया, अंकुर, यश और रुद्र को देखा। वहां अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी रंजन, अभय और अनिरुद्ध भी थे। अनिरुद्ध ने भले ही अपना एक हाथ खो दिया हो, लेकिन उसकी ताकत अभी भी दिव्य शहर के साधकों में सबसे ऊपर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका चयन किया गया था।
लेकिन अर्जुन ने प्रगति को नहीं देखा। ओह, प्रगति नहीं आई। उसके दृष्टिकोण से प्रगति की उजाड़ स्वर्ग तकनीक में पूर्ण प्रतिभा के साथ उसकी ताकत बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। प्रगति ने कहा कि उसके पास लड़ने की प्रतिभा की कमी है, इसलिए वह दिव्य शहर के लिए खुद को शर्मिंदा नहीं करेगी। एक जानकार ने बगल में कहा। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। क्या ये शब्द प्रगति जैसी लड़की कहेगी? अर्जुन को इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। तभी एल्डर विश्वनाथ ने बोलना शुरू कर दिया। सब लोग सुनो, मैं आगे होने वाली बड़ी लड़ाई के नियमों के बारे में बताऊंगा। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के साथ हमारी लड़ाई में लड़ने वाले सभी लोगों को 8 समूहों में डिवाइड किया जाएगा। 15 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 4 समूह होंगे और 15 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 4 अन्य समूह होंगे। प्रत्येक समूह के लिए एक लीडर चुना जाएगा, जबकि शेष समूह के सदस्य उसके साथी होंगे। प्रत्येक समूह के लीडर को 2 सीटों पर कब्जा करना है। एक बार लीडर हार गया तो सीटें छीन ली जाएंगी। इसलिए लीडर की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां तक उसके टीममेट्स की बात है, उनकी मुख्य भूमिका लीडर की रक्षा करना है। उन्हें लीडर्स के लिए चुनौतियों का सामना करना होता है या विरोधियों की ताकत का पता लगाना होता है। हर कोई सिर्फ एक बार ही असफल हो सकता है। एक बार हारने के बाद वे दोबारा नहीं लड़ पाएंगे। प्रतिद्वंद्वी के लीडर को हराने और सीटें प्राप्त करने के अलावा, यदि आप सभी विरोधियों को हराकर 15 वर्ष से नीचे के समूहों, 15 वर्ष के ऊपर समूहों और समग्र समूह में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करते हैं, तो हम अतिरिक्त सीटें प्राप्त करेंगे। विश्वनाथ ने कुछ शब्दों में नियमों की व्याख्या करते हुए कहा। हर कोई बता सकता था कि केवल लीडर ही आसानी से सराहनीय योगदान दे सकता है। अन्य लोगों को यद्यपि मधुर भाषा में टीममेट्स कहा गया था, लेकिन वास्तव में वे तोप का चारा या आगे की जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर थे। सबसे पहले मैं उन लोगों की घोषणा करूंगा जो लीडर्स हैं। विश्वनाथ ने एक स्क्रॉल निकाला, जबकि उपस्थित यंग एलीट्स ने अपनी सांस रोक ली। आगे के मैच उनके लिए बहुत मायने रखते थे। ये हेवन या अर्थ रोल की चुनौती से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। 15 वर्ष से कम आयु के समूहों के लिए लीडर हैं महिमा, अंकुर, अर्जुन और रंजन अरोड़ा। विश्वनाथ ने प्रत्येक नाम का उल्लेख करने के बाद थोड़ी देर के लिए विराम लिया। जब अर्जुन का नाम लिया गया तो अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस बच्चे को लीडर बनाया गया था। हालांकि वह अर्जुन से नफरत करता था, लेकिन वह जानता था कि अर्जुन का लीडर बनना एक उचित निर्णय था। चारों लीडर्स में रंजन अरोड़ा सबसे कमजोर था, लेकिन उनके पास चुनने के लिए कोई और नहीं था। वे दिया या मनन को लीडर नहीं बना सकते थे। रंजन आखिरकार दिव्य शहर के तीसरे वर्ष के साधकों में सबसे अच्छा व्यक्ति था। अगले 15 वर्ष से ऊपर के समूहों के लीडर होंगे रुद्र, अशोक, अरमान और अनिरुद्ध। जब विश्वनाथ ने चारों लीडर्स के नाम की घोषणा की तो हर कोई हैरान रह गया। क्या हो रहा था? यश की ताकत रुद्र से थोड़ी कम थी और वह अर्थ रोल में उत्कृष्ट था। यह आश्चर्य की बात थी कि उसे लीडर नहीं बनाया गया था। अशोक, अरमान और अनिरुद्ध को लीडर बनाने के पीछे क्या कारण था? मैं एक लीडर हूँ, हाँ, मैं भी एक लीडर हूँ। अनिरुद्ध बहुत खुश था। उसे लगा कि अगर उसने अपना हाथ नहीं खोया होता तो लीडर बनने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन एक हाथ खोने के बाद लीडर बनना असंभव था। अब विश्वनाथ ने अनिरुद्ध को अपना लीडर चुन लिया था, जिससे उसे, जो अपने जीवन में निराशा महसूस कर रहा था, अंततः कुछ उत्साह प्राप्त करने का अवसर मिला। जब सभी लोग लीडर के चयन के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश कर रहे थे, विश्वनाथ ने स्क्रॉल का एक और गुच्छा निकाला। लीडर्स का फैसला हो चुका है। अब मैं प्रत्येक समूह के टीम मेट्स की घोषणा करूंगा। अनिरुद्ध ने जब अपने टीम मेट्स के नाम की सूची ली तो वह अचंभित रह गया। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। उसकी सूची में शामिल लोग किसी भी अन्य समूह की तुलना में कमजोर थे। वे व्यावहारिक रूप से औसत प्रतिभा वाले लोग थे और अपनी आयु के कारण वे अर्थ रोल में शीर्ष 30-40 में बड़ी कठिनाई से प्रवेश कर पाए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग तोप का चारा थे। क्या वह एक लीडर के रूप में तोप के गोले के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे? तो क्या वह भी तोप का चारा नहीं था? अनिरुद्ध ने जब अन्य नाम सूचियों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि दिव्य शहर के 15 वर्ष से ऊपर के साधकों में से सबसे शक्तिशाली लोग, जैसे यश, सभी रुद्र के समूह में थे। बाकी सभी समूहों को तोप का चारा दिया गया, और भले ही उन्हें तोप का चारा माना जाता था, लेकिन उसे जो तोप का चारा दिया गया वह सबसे खराब था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे अहमियत नहीं दिया गया है। दिव्य शहर के उच्च अधिकारियों ने अपना सारा दांव रुद्र के समूह पर लगा दिया था। यश और कंपनी को भले ही लीडर का पद नहीं मिला हो, लेकिन वे रुद्र के समूह को जीत की गारंटी देने में सक्षम थे। बाकी लोगों के लिए नियमों के कारण वे केवल संख्या पूरी करने के लिए यहाँ थे। वास्तव में मेरे साथ तोप के चारे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके माथे की नसें तन गईं। नाम सूची प्राप्त करने के बाद अर्जुन के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। अगर उसका हाथ नहीं कटा होता तो वह तोप का चारा कैसे बन सकता था?
उसने अपना गुस्सा निगल लिया क्योंकि विश्वनाथ के यहाँ होने के कारण वह इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह केवल यह उम्मीद कर रहा था कि दूसरे दिन उसे मिले दो लोग अर्जुन को अपहरण कर देंगे या उसे मार भी देंगे। इस समय अर्जुन ने अपने समूह की नाम सूची भी प्राप्त कर ली थी। चारों टीममेट सभी प्रथम वर्ष के साधक थे। दिया रेड्डी के अलावा जो उतनी बुरी नहीं थी, बाकी लोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए वहां थे। विश्वनाथ ने जानबूझकर 15 वर्ष से कम उम्र के मजबूत लोगों को अंकुर और महिमा के साथ रखा था, जिससे उनके समूह की ताकत बढ़ सके। रंजन अरोड़ा के लिए उनके समूह की ताकत भी उतनी नहीं थी, यह अर्जुन के समूह के बराबर ही थी। स्पष्ट रूप से यह उन समूहों में से एक था जिसे बस जगह भरने के लिए जोड़ा गया था। जहां तक रंजन के समूह में थोड़े मजबूत लोगों को रखने का सवाल है, तो यह संभवतः दिव्य शहर के उच्च वर्ग के लोगों के डर के कारण था कि मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य भी इसी तरह की रणनीति का उपयोग कर रहा था। यदि वे सभी तोप के चारे थे, तो यदि उनका अपना तोप का चारा बहुत कमजोर होता, तो प्रतिद्वंद्वी के औसत कमजोर तोप के चारे से हारना एक बहुत बड़ी बर्बादी होगी। सामान्य तौर पर दिव्य शहर के उच्च स्तर के लोग 15 वर्ष से कम आयु के समूहों में आश्वस्त थे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे इस तरह से अधिक सीटें जीतेंगे। जहां तक 15 साल से ऊपर के समूहों का सवाल है, वे केवल एक समूह की जीत की कामना कर रहे थे। जहां तक अन्य समूहों का सवाल है, तो वे बिना किसी दूसरे विचार के उन पर पूरी तरह से हार मान चुके थे। रंजन को अपने पास मौजूद नामों को देखकर निराशा हुई। उसने अर्जुन की नाम सूची देखी और पाया कि उसके टीममेट्स भी उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन रंजन को इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। उसने दिव्य शहर के उच्च वर्ग के इरादों का अनुमान लगा लिया था। वे शायद अर्जुन की ताकत पर भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने उसके पास कमजोर साधकों को भेजा, उम्मीद करते हुए कि वह अकेले ही स्थिति को बदल सकता है। रंजन ने अपने दांत पीस लिए। वे बूढ़े मूर्ख वाकई लोगों को नीची नजर से देखते हैं। हमें तोप का चारा समझते हैं और अर्जुन को हीरो बना रहे हैं। हीरो बनना इतना आसान नहीं है। रंजन ने मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की ओर देखा। वहां सांप वाला युवक लोगों से कुछ चर्चा कर रहा था और हंसी मजाक में बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। शांत सांप युवक को देखकर रंजन ने 2 बार धूर्तता से हंसते हुए कहा, दिव्य शहर की व्यवस्थाएं मेरी इच्छाओं के अनुरूप हैं। अब मेरी योजना को पूरा करना और भी आसान हो जाएगा। अर्जुन, बस तुम इंतजार करो। समूह का गठन होने के बाद बर्थडे बैंक्वेट शुरू हुआ। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड ने नीली शर्ट पहनी हुई थी और वह 7 स्टार पगोडा लॉर्ड के बगल में सम्मान की सीटों पर बैठे थे। उन्होंने विभिन्न गुटों के युवाओं की ओर मुस्कुराते हुए देखा। 7 स्टार पगोडा के लॉर्ड को पहले से ही दिव्य शहर के समूहीकरण के तरीकों के बारे में पता था और उन्होंने हंसते हुए कहा, सिटी लॉर्ड शेट्टी जी में निश्चित रूप से एक मजबूत नर्व है। आप अभी इस समय भी इतनी स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा सकते हैं। आपका भी तो मुस्कुरा रहे हैं। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि सिटी लॉर्ड ने सभी विशेषज्ञों को एक समूह में इकट्ठा कर लिया है। ये तरीका वाकई चतुराई भरा है। 7 स्टार पगोडा के लॉर्ड के शब्द प्रशंसा की तरह लग रहे थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से सिटी लॉर्ड का मजाक उड़ा रहा था। इस रणनीति को अच्छा नहीं माना जा सकता था। सिटी लॉर्ड ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसने कभी 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड का मजाक नहीं सुना हो, और बस ये कहकर आगे बढ़ गया, आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। सब कुछ जीत के लिए है, इसलिए सैनिकों की नियुक्ति में कुछ रणनीति होनी चाहिए। दुर्भाग्य से एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भी रणनीति बेकार है। 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड की मुस्कान ठंडी हो गई। आप मेरे दिव्य 72 पैगोडा के शिष्यों को मैदान में दूसरे समूह के शिष्यों से झाड़ू लगवाते हुए देखेंगे। ओह, तो फिर मैं इसका इंतजार करूंगा, सिटी लॉर्ड ने भी व्यंग करते हुए कहा। ... मैदान में माहौल पूरी तरह से एक तस्लीम के लिए तैयार था। बर्थडे बैंक्वेट में केवल कुछ प्रतीकात्मक व्यंजन थे। बहुत से लोगों ने वास्तव में अपने चॉपस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनके सभी विचार गठबंधन प्रतियोगिता पर थे। अर्जुन अपने समूह के 4 लोगों को पार्टिसिपेंट की बेंचों पर बैठाने के लिए ले गया। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के लोग उनके बगल में बैठे थे। इसी समय एक युवक जिसका शरीर टैटू से भरा हुआ था और जिसके चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ था, अर्जुन की ओर आया। अर्जुन, है ना, तुम लीडर हो और मैं भी। यह मजेदार होगा। मैं तुम्हारी 2 सीटें ले लूंगा। दोनों पक्ष मैच में एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते थे। मैच को स्वीकार करने का निर्णय दोनों पक्षों के लीडर्स द्वारा लिया जा सकता था। यदि कोई सहमति नहीं बनती तो विरोधियों का फैसला लॉटरी से किया जाता। अर्जुन को पहले से ही उम्मीद थी कि सांप वाला युवक उसे चुनौती देगा, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि किससे लड़ना है। चूंकि किसी ने उन्हें चुनौती दी थी, इसलिए उसने उसे स्वीकार कर लिया। ओह, तो फिर देखते हैं कि क्या तुम में इसे संभालने की क्षमता है। जब अर्जुन ने ये कहा तो उसके पीछे खड़ी दिया उछल पड़ी। उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। उसके लीडर ने चुनौती को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया। वह
सीनियर अर्जुन, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? चूंकि उन्हें गठबंधन की लड़ाई लड़नी थी, इसलिए दिया जैसे लोगों ने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपने विरोधियों के बारे में जानकारी जुटाई थी। इस टैटू वाले युवक का नाम वाइपर था। वह निर्दयी और बहुत ताकतवर था। वह अभी 15 वर्ष की आयु में पहुंचा था और उसकी साधना का स्तर युवान आधार क्षेत्र तक पहुंच गया था। वह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के 15 वर्ष से कम आयु के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। दिया उसके जैसे दुष्ट व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके सामने वह एक जहरीले सांप के सामने चूहे की तरह थी। लेकिन उसके लीडर ने वाइपर की चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया था। इससे दिया इतनी दुखी हो गई कि बस वह आंसू नहीं बहा सकी। तुम उस आदमी के बारे में पूछ रही हो जिसके शरीर पर पूरी तरह टैटू है। अर्जुन ने दिया की तरफ देखा, जो उससे आधा साल छोटी थी। वह थोड़ी कमजोर लग रही थी, और क्योंकि अर्जुन का उससे ज्यादा संपर्क नहीं हुआ था, उसे लगा कि वह एक बहुत शांत लड़की है। दिया ने अपनी पानी जैसी गहरी आंखों से उसे देखते हुए सिर हिलाया। उसने उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, हाँ सीनियर अर्जुन, उसका नाम वाइपर है। आपने लड़ाई से पहले उसकी जानकारी जरूर ली होगी, है ना? विपक्षी बहुत खतरनाक था, तो अब वह सिर्फ यही उम्मीद कर सकती थी कि अर्जुन थोड़ा और मजबूत हो, भले ही थोड़ा सा। वह सच में चाहती थी कि अर्जुन ने अपने विरोधियों की जानकारी ध्यान से ली हो और वाइपर की चुनौती को तभी स्वीकार किया हो जब उसे भरोसा हो कि वह उसे हरा सकता है। आखिरकार अर्जुन के बारे में अफवाह थी कि वह दूसरे साल के सभी साधकों में सबसे मजबूत है, कम से कम एक साल पहले तक तो था। इतनी प्रतिष्ठा के साथ वह भरोसेमंद होना चाहिए, है ना? दिया के विचार ऐसे थे, लेकिन अर्जुन को उनका अंदाजा नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, वाइपर, मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। क्या वह मशहूर है? वह घमंड नहीं कर रहा था। उसे प्रतियोगिता के बारे में पिछली रात ही बताया गया था। हालांकि विश्वनाथ ने उसे थोड़ी जानकारी दी थी, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ दिव्य 72 पैगोडा के सबसे मजबूत लोगों पर ध्यान दिया था। कुछ लोग थे जिन पर उसको वास्तव में ध्यान देना था या उनसे सतर्क रहना था। जहां तक वाइपर का सवाल है, वह उस सूची में कहीं नहीं था जिस पर अर्जुन ने ध्यान देने की सोची थी। अर्जुन का जवाब सुनकर दिया अवाक रह गई। उसने बिना विरोधी के बारे में कुछ जाने ही चुनौती स्वीकार कर ली। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस मुकाबले में अर्जुन के साथ थी और बाकी विरोधियों की चुनौती से अर्जुन को बचाने के लिए थी। क्योंकि वह लीडर था, तो ये तय करना उसी का काम था कि कौन पहले और कौन बाद में मंच पर जाएगा। एक लीडर के रूप में अर्जुन का काम बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उसने अपने विरोधियों की जानकारी नहीं ली थी और बिना उनकी ताकत समझे उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। इस तरह की चीजें देखकर दिया को इतना दुख हुआ कि वह रो भी नहीं पा रही थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहती थी वह बाहर नहीं आ सके। उसे एक बहुत ही बुरा एहसास हो रहा था। उसने एक बार महिमा और अंकुर के समूहों की तरफ देखा। ये दोनों समूह अपने विरोधियों का चुनाव कर रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। जहां तक रंजन के समूह का सवाल था, जिसे लगभग छोड़ ही दिया गया था, वे भी बड़े ध्यान से अपने विरोधियों का चुनाव कर रहे थे। लेकिन उनकी तरफ केवल अर्जुन, जो कि उनका लीडर था, ने एक सेकंड में फैसला कर लिया। इस वक्त अर्जुन, जो लीडर था और एक खतरनाक दुश्मन का सामना करने वाला था, वह प्रतिभागियों की बेंच पर आंखें बंद करके बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह बर्थडे बैंक्वेट की मेज पर बैठा होता तो शायद खाना भी शुरू कर देता। ये स्थिति देखकर दिया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर 10,000 सींग वाले जानवर गंदे खुरों के साथ दौड़ रहे हों। इसी समय दिया के पास खड़े 3 जूनियर डरते डरते पूछने लगे, सीनियर दिया, सीनियर अर्जुन बहुत मजबूत होंगे, है ना? ये तीनों जूनियर उसी समूह में थे जिसमें अर्जुन था। वे दिया से भी कमजोर थे और बस संख्या पूरी करने के लिए वहां थे। वे अपनी स्थिति जानते थे, इसलिए इतनी बड़ी लड़ाई के सामने वे बेहद घबराए हुए थे। दिया ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह इन जूनियर्स के पास जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास था, उसे नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सीनियर अर्जुन ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। आखिरकार वो पिछली प्रतियोगिता के चैंपियन थे। घबराओ मत जूनियर्स, चलो हम पूरी कोशिश करेंगे। दिया की बात सुनकर तीनों जूनियर्स थोड़े शांत हो गए। हालांकि उनके पास अब भी मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के विरोधियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास की कमी थी। अरे लड़के, तुम बड़े आत्मविश्वासी हो। जब अर्जुन ध्यान कर रहा था, उसने एक चुपती हुई आवाज सुनी। देखे बिना भी वह जानता था कि यह विश्वनाथ था, वह बेशर्म बूढ़ा आदमी। सीनियर विश्वनाथ ही आत्मविश्वासी हैं। आपने मुझे ऐसी टीम दी और मुझे उनका लीडर बनाया। यह मेरे ऊपर विश्वास दिखाने जैसा है। हे, मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो। क्या तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मजबूरी में कुछ करना पड़ रहा है ताकि मुझसे फायदा ले सको? मेरे बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम अच्छा लड़ोगे तो सिटी लॉर्ड द्वारा दिए गए फायदे मेरे देने से कहीं ज्यादा होंगे। वह इतना अमीर है कि उससे तेल बहता है।
कुछ बातें कहने के बाद विश्वनाथ गंभीर हो गया। लड़के, अपने विरोधियों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा विरोधी कमजोर नहीं है। ये स्नेक किड वाइपर एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। आसान काम समझकर हार मत मान लेना। समझ गया, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वह प्रतियोगिता के मुख्य रेफरी को देख रहा था, जो दिव्य जंगल मंच पर चढ़कर प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा कर रहा था। छोटे समूहों की प्रतियोगिताएं एक साथ चल रही थीं। ये यून का समूह युवा वर्ग का था, इसलिए वह दिव्य जंगल मंच पर नहीं जा सकता था। उन्हें 8वें मंच पर भेजा गया। इस समय वाइपर ऐसे देख रहा था जैसे बिल्ली चूहों को देखती है। वह बड़े उत्साह से अर्जुन को ही देख रहा था। वह वास्तव में घमंडी होने का हकदार था। दिव्य 72 पैगोडा के ये बैच प्रतिभा से भरे हुए थे और उनकी गुणवत्ता पिछले बैचों से बेहतर थी। और वह वाइपर इन सभी विशेषज्ञों के बीच अब भी उतना ही उत्कृष्ट था। अगर हाल ही में 72 पैगोडा में इतने मजबूत बैच नहीं होते तो 7 स्टार पैगोडा लॉर्ड ने मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का भविष्य इन जूनियर्स पर निर्भर करने का सुझाव कभी नहीं दिया होता। प्रणव गौड़ा, जाओ, इन छोटे मोटे मछलियों का ख्याल रखो और अर्जुन को मजबूर करो मंच पर आने के लिए। फिर मैं मंच पर जाऊंगा और मजा लूंगा। वाइपर हंसते हुए बिल्कुल भी अर्जुन को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वह अर्जुन से 1 साल बड़ा था और उसकी शक्ति का स्तर एक पूरे स्तर ऊपर था। वह हार कैसे सकता था? हाँ, मेरे हाथ लंबे समय से खुजला रहे हैं। अब आखिरकार खून देखने का मौका मिलेगा। कौन जाने, शायद मैं अर्जुन को खत्म भी कर दूं। प्रणव गौड़ा ने अपने काले लोहे के पंजे पहने और मंच पर कूद गया। वह वाइपर के समूह का मुख्य सदस्य था और आमतौर पर वाइपर के साथ रहता था, इसलिए उसकी शैली वाइपर की तरह ही थी। मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन है? जल्दी आओ। प्रणव गौड़ा मुस्कुराया। उसने अपनी जीभ निकाली और अपने काले लोहे के पंजों के ब्लेड को हल्के से चाटा। उसका हावभाव बेहद खतरनाक लग रहा था। योद्धाओं के लिए उनकी स्थिति महत्वपूर्ण होती है। प्रणव गौड़ा की भयानक स्थिति ने लोगों को केवल उसकी उपस्थिति से डरने पर मजबूर कर दिया। सीनियर अर्जुन, हम किसे भेज रहे हैं? प्रणव गौड़ा को देखते हुए दिया का दिल धड़क उठा। ऐसा लग रहा था कि वाइपर के साथी भी मामूली नहीं थे। यह व्यक्ति इतना खतरनाक था कि वह अब तक देखे गए किसी भी अन्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा भयानक था। मौजूद योद्धाओं में से ज्यादातर किशोर थे। हालांकि वे मजबूत थे, लेकिन उन्होंने असली लड़ाई में ज्यादा लोगों को नहीं मारा था। ये तुम सब पर है, बस सुरक्षा का ध्यान रखना, अर्जुन ने उन्हें सलाह दी। वह भी महसूस कर रहा था कि प्रणव गौड़ा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उन्हें भविष्य में प्रणव गौड़ा से भी अधिक खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। ये दिव्य शहर के युवा योद्धा भी खून खराबे से ही परिपक्व हो सकते थे। भविष्य में संभावित जानवरों के हमले की संभावना को देखते हुए, जिसमें अनगिनत लोग मर सकते थे, यह अभी थोड़ा भुगतने से बेहतर था। लेकिन उसके आदेशों ने दिया को गुस्सा दिला दिया। तुम सब पर है, सुरक्षा का ध्यान रखना। क्या ये किसी लीडर की बात होती है? निखिल भाटिया, मंच पर जाओ, दिया ने गुस्से में आदेश दिया। क्योंकि लीडर को कोई परवाह नहीं थी, उसे अब नियंत्रण अपने हाथ में लेना पड़ा। निखिल भाटिया, जो एक छोटे कद का युवक था, दिया की बात सुनकर दांत भींचते हुए स्टेज पर कूद गया। प्रणव गौड़ा, जो मंच पर था, शातिर हंसी के साथ बोला, वाह, बड़ा ताजा है। अब मैं तुम्हारे खून का स्वाद चखूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर खतरनाक ऊर्जा से भर गया। उसकी युएनची भड़क उठी और उसके हाथों के पंजे खून की तरह लाल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक एक शैतानी राक्षस में बदल गया हो। मैं हत्या के लॉस का अभ्यास करता हूँ। जितना अधिक मैं मारता हूँ, जितना अधिक मेरे हाथ खून से रंगे होते हैं, उतना ही मैं शक्तिशाली बनता हूँ। आज तक मैंने कितने लोगों या जंगली जानवरों को मारा है, मैं भूल चुका हूँ। यहाँ तक कि प्रतियोगिता में भी मुझे डर है कि मैं अपने मारने की इच्छा को रोक नहीं पाऊंगा। प्रणव पागलों की तरह हंसा, जबकि निखिल का चेहरा सफेद पड़ गया। निखिल एक अमीर परिवार का युवा स्वामी था। उसने बचपन से ही आरामदायक जीवन जिया था। उसने अपनी उम्र के किसी ऐसे ट्विस्टेड विकृत व्यक्ति का सामना पहले कभी नहीं किया था। मंच के नीचे बैठे अर्जुन ने ये सब देखते हुए सिर हिलाया। उसके लिए प्रणव कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन निखिल के मुकाबले उसकी उपस्थिति बहुत ज्यादा मजबूत थी। यह इसलिए था क्योंकि प्रणव और निखिल के अनुभव अलग थे, और दूसरा, हाल ही में दिव्य शहर के बैच पिछले बैचों के मुकाबले कमजोर थे। इस कारण जब दिव्य शहर के योद्धा दिव्य 72 पैगोडा के योद्धाओं का सामना करते थे तो वे स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास खो देते थे। इस स्थिति में भले ही उनकी ताकत समान हो, फिर भी ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा होगी। इसके अलावा निखिल की ताकत वास्तव में प्रणव से कम थी। 3 वार, प्रणव ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 वार में मैं तुम्हारे चेहरे के दाहिनी ओर चीरा लगा दूंगा। फिर मैं तुम्हारे दाहिने हाथ और दाहिनी टांग की नसें तोड़ दूंगा। मुझे अपने विरोधियों के दाहिनी ओर हमला करना पसंद है। उनका दाहिना हिस्सा बर्बाद करना और बाईं तरफ सही सलामत छोड़ देना बहुत मजेदार नहीं है।
हा 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 हा। प्रणव बेहद घमंडी था। ये सुनकर निखिल गुस्से से भर गया। क्या वह मुझे कमजोर और निर्दोष समझ रहा है, जिसे आसानी से मारा जा सके? ये हद से ज्यादा हो रहा है। दिया ने गुस्से में अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसी समय प्रणव ने हमला किया। वह इतनी तेज गति से आया कि एक पल में ही निखिल के सामने पहुंच गया। उसने अपने पंजे से निखिल के चेहरे के दाहिनी ओर वार किया। निखिल घबरा गया, लेकिन आखिरकार वह इस बैच के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक था। लड़ाई की शुरुआत में उसकी उपस्थिति कमजोर थी, लेकिन गुस्से के कारण वह अपनी असली ताकत दिखाने में सक्षम था। क्या वह अपने प्रतिद्वंद्वी को जहां चाहे वहां मारने दे सकता था? यह बहुत शर्मनाक होता। निखिल पीछे हटा और साथ ही अपने तलवार से प्रणव के पंजे की ओर वार किया। पंजा एक करीब से मारने वाला हथियार था और तलवार से छोटा था। निखिल ने सोचा कि इस वार से उसका प्रतिद्वंद्वी अपना हाथ खींच लेगा या उसका पंजा उसकी तलवार से छेद दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, प्रणव के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान दिखाई दी। उसका शरीर अविश्वसनीय तरीके से मुड़ गया और अचानक 3 पंजों की रोशनी चमकी। आह! निखिल चीख उठा। खून चारों तरफ बिखर गया। इन 3 पंजों की रोशनी ने निखिल के चेहरे के दाहिनी ओर गहरा वार किया। उसका गाल, नाक, कान और आंख के कोने तक पंजे से फाड़ दिए गए। उसके चेहरे पर 3 गहरे घाव बन गए। निखिल ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसका हाथ खून से भर गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रणव का हमला बेहद क्रूर था। ये क्या बकवास है? मंच के नीचे निखिल की टीम के सदस्य बुरी तरह से घबरा गए। निखिल ने तो प्रणव के हमले को चकमा दिया था, फिर वो घायल कैसे हो गया? उसके चेहरे पर पंजों के हमले से जो घाव हुआ था, वो बेहद भयानक लग रहा था। उसका चेहरा फट गया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां तक कट गई होंगी। वहीं इन सभी के पीछे अर्जुन चुपचाप बैठा था। प्रणव गौड़ा निखिल से ताकतवर था और उसे आसानी से हरा सकता था, बस हल्की चोट देकर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने पहले बता दिया कि वह कहां हमला करेगा, ताकि निखिल तैयार हो जाए। फिर भी हमला सटीक लगा। योद्धाओं के लिए यह बहुत शर्मनाक बात होती थी, और किसी का चेहरा इस तरह से फाड़ देना जिससे वो बदसूरत दिखने लगे, बहुत बड़ा अपमान था। इस तरह के अपमान का इस महत्वपूर्ण मौके पर होना, जहां अलग अलग गुटों के महत्वपूर्ण लोग देख रहे थे, निखिल की प्रतिष्ठा को जमीन पर गिराने जैसा था। यह उसके मार्शल आर्ट्स में आत्मविश्वास को नष्ट कर सकता था और भविष्य में उसके दिमाग में मानसिक रुकावटें, माइंड डीमंस पैदा कर सकता था। भले ही निखिल के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएं, लेकिन उसके मन पर जो असर हुआ था, उसे हटाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करना बेहद दुष्टतापूर्ण कार्य था। निखिल, हार मान लो और नीचे आ जाओ। अर्जुन खड़ा हो गया। लड़ाई का नतीजा पहले ही साफ हो चुका था। इन युवाओं को, जिन्होंने कभी लड़ाई की क्रूरता का अनुभव नहीं किया था, थोड़ा खून खराबा दिखाना एक अच्छी बात होती, लेकिन सीमा से बाहर जाना सही नहीं था। अगर यह जारी रहा तो निखिल के मन में रुकावटें पैदा हो सकती थीं, और ये मानसिक रुकावटें उसे भविष्य में अपनी शक्तियों को बढ़ाने में नाकाम कर सकती थीं। निखिल ने अपना चेहरा ढक लिया। उसका मुंह और दाहिना हिस्सा फट गया था। वह बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोलने की कोशिश की। लेकिन इसी पल उसने अपने सामने धुंध देखी और अचानक उसकी दाहिनी टांग और दाहिने हाथ में ठंडक महसूस हुई। उसके बाद एक तीव्र दर्द उठा। आह! फिर से खून बहा और निखिल गिर पड़ा। उसके दाहिने हाथ और टांग की नसें काट दी गई थी। प्रणव गौड़ा ने अपने धातु के पंजों पर लगे खून को चाटा और जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे दाहिने हाथ और टांग की नसें काट दूंगा। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। निखिल की टीम के सदस्य प्रणव की बातें सुनकर गुस्से से भर गए। वह दूसरों को इस हद तक परेशान कर रहा था, ये बिल्कुल गलत था। गठबंधन रैंकिंग प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार, जब तक किसी को जानबूझकर मारने या स्थायी रूप से अपंग करने का इरादा न हो, तब तक यह नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन जानबूझकर की परिभाषा तय करना मुश्किल था। इस नियम में कई खामियां थीं। इसके अलावा प्रणव गौड़ा द्वारा निखिल की नसें काटने से स्थायी अपंगता नहीं होगी, क्योंकि अच्छी दवा से इसे ठीक किया जा सकता था। लेकिन निखिल के मन पर जो असर पड़ा और जो अपमान उसने सहा, उसे ठीक करना मुश्किल था। कितना दयनीय दृश्य है। प्रणव ने सिर हिलाया और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा जो उसके पीछे खड़े थे, सभी जोर जोर से हंसने लगे। ये दिव्य शहर का योद्धा है। ये तो कुत्ते से भी बदतर है। इन्हें दिव्य 72 पैगोडा के योद्धाओं के बराबर रखना हमारे लिए एक बड़ा अपमान है। जैसे ही ये कठोर शब्द अर्जुन की छोटी टीम तक पहुंचे, वाइपर ने अर्जुन की ओर अंगूठा नीचे कर दिया। कमजोर टीम के सदस्य सभी किशोर थे, और यह वो उम्र थी जब उनका आत्मसम्मान सबसे ऊंचा होता है। इस तरह अपमानित होने से उनके भीतर गुस्सा और शर्म का मिश्रण पैदा हो सकता था। खासतौर पर निखिल, जो गंभीर रूप से घायल हो चुका था।
उसका शरीर कांप रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि काश वह अपनी जान देकर इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकता। अर्जुन चुप हो गया। उसने मंच पर खड़े प्रणव की ओर शांत भाव से देखा और कहा, तुम्हारा नाम प्रणव गौड़ा है? हाँ, मेरा नाम याद रखना, प्रणव ने घमंड से कहा। उसने अपनी ठुड्डी ऊंची कर ली और अर्जुन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अर्जुन ने अपनी अंगूठी को हल्के से छुआ और शांत स्वर में कहा, मैंने उसे हार मानने के लिए कहा था। फिर तुमने उस पर हमला क्यों किया? तुमने उसे हार मानने के लिए कहा, क्या सिर्फ इसलिए मुझे रुक जाना चाहिए था? तुम खुद को समझते क्या हो? ये तो मजाक है। प्रणव ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। सिर्फ इसलिए कि तुम लीडर हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हार मानने का फैसला सिर्फ प्रतिद्वंदी का अपना होता है? अफसोस, वह अभी अपना मुंह खोल नहीं पाया। हा हा हा। प्रणव जोर जोर से हंसा और उसके पीछे खड़े वाइपर और बाकी साथी भी हंसने लगे। तुम्हारी नजरें तो बहुत खतरनाक लग रही हैं। प्रणव ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी शांत नजरों में छिपे हुए मारने के इरादे को पहचान लिया। लेकिन फिर भी उससे कोई डर नहीं लगा। अगला कौन है? आओ मंच पर, मैं तुम्हारे चेहरे का बायां हिस्सा फाड़ूं या दायां? तुम अपनी मौत बुला रहे हो, मैं निखिल का बदला लूंगा। दिव्य शहर के युवा मानसिक तौर पर कमजोर थे, लेकिन प्रणव गौड़ा की उकसाने वाली बातों की वजह से अब वे इसे सहन नहीं कर सके। एक युवक ने मंच के किनारे पर हाथ रखा और ऊपर कूदने ही वाला था कि दिया ने उसे रोक लिया। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। ऊपर जाने से सिर्फ उसे और दिखावा करने का मौका मिलेगा। दिया ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। वह खुद प्रणव से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको भी अंदर से दबाव महसूस हो रहा था। उसका प्रतिद्वंदी उससे उम्र में बड़ा था। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। तुम ऊपर आना चाहती हो? अगर मैं इतना सुंदर चेहरा फाड़ दूं तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। प्रणव की बातों से दिया और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन तभी अर्जुन की आवाज ने दिया के कानों में गूंज की, तुम्हारा दिमाग पहले ही उसकी भड़काऊ बातों से विचलित हो चुका है। अगर तुम इस स्थिति में लड़ने गई तो हारने की संभावना जीतने से ज्यादा होगी। दिया ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि अगर अर्जुन ने इस तरह की अजीब टीम की चुनौती स्वीकार न की होती तो वे कभी इस स्थिति में न आते। नीचे ही रहो, ये कहकर अर्जुन मंच की ओर बढ़ा। सीनियर अर्जुन। दिया सन रह गई। एक टीम का लीडर आखिरी में मंच पर जाता है। अगर वह जल्दी मंच पर चला जाए और हार गया तो पूरी टीम हार जाएगी। यह ऐसा ही था जैसे शतरंज के खेल में राजा को सीधे लड़ाई में भेज देना। उसके पास अर्जुन को रोकने का समय नहीं था। इस वक्त अर्जुन पहले ही मंच पर प्रणव के सामने खड़ा हो चुका था। प्रणव ने अर्जुन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम लीडर बनने लायक हो। अपना गुस्सा भी काबू में नहीं रख सकते। एक बार मंच पर आ गए तो वापस नहीं जा सकते। वाइपर, जो मंच के पीछे खड़ा था, ने भी अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। एक लीडर होते हुए अर्जुन को इस तरह मंच पर चढ़ना नहीं चाहिए था। वाकई कल के वे दो नकाबपोश आदमी ऐसे मूर्ख के लिए जल रहे थे। वह बेशकीमती अस्थि अवशेषों का बैग वाकई आसानी से कमा लिया गया था। अर्जुन के सामने प्रणव ने अपने हाथों को आराम से घुमाया। उसके हाथों में धातु के पंजे ठंडक भरी चमक बिखेर रहे थे। भले ही वह अर्जुन को तुच्छ समझता दिख रहा था, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह चौकस था। कल के नकाबपोश आदमियों ने अर्जुन की सटीक जानकारी दी थी। प्रणव को पता था कि अर्जुन बहुत ताकतवर है और उसके पास कई विशेष कौशल हैं। वह वास्तव में अर्जुन से लड़ना चाहता था। कुछ साधारण विरोधियों को हराने का कोई मतलब नहीं था। केवल अर्जुन को हराकर और स्थान प्राप्त करके ही वह अपनी क्षमता साबित कर सकता था। तुम्हारी सेबर कहाँ है? निकालो उसे। ओह, लगता है तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। ये भी जानते हो कि मैं सेबर का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मेरी सेबर सिर्फ उन विरोधियों के लिए होती है जो सम्मान या ताकत के काबिल हो। तुम्हारे जैसे मूर्ख या गंदगी के लिए मैं आमतौर पर दूसरा हथियार इस्तेमाल करता हूँ। अर्जुन ने धीरे से अपनी अंगूठी को छुआ और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। यह मुस्कान देख प्रणव का दिल जोर से धड़क उठा। यह मुस्कान उसे जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि वह खुद अक्सर इस तरह की मुस्कान देता था। प्रणव का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली मूर्ख कौन है। वह अनुमान लगा रहा था कि क्या अर्जुन का दूसरा हथियार धनुष है। नकाबपोश आदमियों ने बताया था कि अर्जुन के दो सबसे ताकतवर हथियार धनुष और सेबर हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं बताया था। अर्जुन ने प्रणव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक कहा, हाँ, अभी तुमने कहा था कि प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार केवल विरोधी की अपनी हार मानने की घोषणा ही मानी जाती है। अगर नहीं तो वह नहीं गिनी जाएगी, सही कहा ना? प्रणव कुछ कहता इससे पहले ही अर्जुन ने 3 उंगलियां उठा दी और कहा, 3 वार। मैं तुम्हारे चेहरे के बाएं हिस्से, बाएं हाथ और बाएं पैर को तोड़ दूंगा। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। प्रणव गुस्से से लाल हो गया।
अर्जुन ने जैसे उसके ही शब्दों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। क्या उसे लगता था कि वह ऐसा कर सकता है? प्रणव के शरीर में मारने की मंशा जाग उठी। उसने अपनी नजरें अर्जुन पर जमा दी और चीते की तरह उस पर झपट पड़ा। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ही अर्जुन अचानक उसकी नजरों से गायब हो गया। क्या? वह हैरान रह गया। अगले ही पल उसने अपने शरीर में ठंडक महसूस की। अर्जुन उसकी बाईं ओर किसी भूत की तरह अचानक प्रकट हो गया था। प्रणव ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन के सीने पर अपने पंजे से वार करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसे महसूस हुआ कि एक हाथ ने उसके सिर को मजबूती से पकड़ लिया है। इस हाथ ने उसके सिर को जकड़ लिया था और तभी दूसरा हाथ प्रकट हुआ। वह हाथ एक धातु के आयताकार वस्तु को पकड़े हुए था। प्रणव को यह समझने का समय नहीं मिला कि वह क्या था। उसने देखा कि धातु की वस्तु तेजी से बड़ी हो रही है और उसकी पूरी नजर को ढक लिया है। धड़ाम! एक जोरदार आवाज हुई। अर्जुन ने एक हाथ से प्रणव का सिर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से धातु की ईंट को उसकी बाईं तरफ जोर से मारा। उसने इस वार में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक पके हुए तरबूज को पूरी ताकत से कुचल दिया हो। प्रणव की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसका शरीर कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर 10,000 किलो की गदा मारी गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कान बजने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। वह दुनिया से अलग हो गया था। थोड़ी देर बाद असहनीय दर्द ने उसे वापस हकीकत में ला दिया। अर्जुन ने अपनी पकड़ छोड़ी और प्रणव जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, उल्टी करने लगा। पौच! उसने जो खाना खाया था और उसके खून से सने दर्जनों दांत बाहर आ गए। उसके दांत अर्जुन ने पूरी तरह तोड़ दिए थे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसके कान और नाक से खून बहने लगा। उसके चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। उसका एक बड़ा हिस्सा अंदर धंस गया था। अर्जुन ने प्रणव को ठंडी नजरों से देखा और कहा, जब आम इंसानों को सिर पर गहरी चोट लगती है तो उन्हें मितली और उल्टी होती है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। क्या तुम हार मानते हो? अर्जुन ने पूछा। प्रणव ने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ठुड्डी की बाईं हड्डी टूट चुकी थी और उसका मुंह पूरी तरह से कुचल चुका था। वह कैसे बोल सकता था? ओह, तुम हार नहीं मानते? अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। रुको। इसी समय वाइपर की ठंडी आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। लेकिन अर्जुन को उसकी बात की परवाह क्यों होती? उसने प्रणव को एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन से उठाया और जोर से पटका। फिर उसने अपने हाथ में ईंट उठाए और प्रणव के बाएं हाथ और बाएं टखने पर जोर से मारा। प्रणव जोर से चिल्लाया। अर्जुन ने उसके हाथ और पैर को पूरी तरह कुचलकर खून से लथपथ कर दिया था। यह विस्फोटक वार था जिसने उसकी हड्डियों को चूर चूर कर दिया। आह आह आह! प्रणव घोड़ा जमीन पर लौटने लगा। एक योद्धा की मजबूत मानसिकता आमतौर पर उसे बेहोश होने से बचाती है, लेकिन प्रणव लगभग बेहोश होने की कगार पर था। उसका बायां हाथ और पैर मेढक की टांगों जैसे हो गए थे। वे पूरी तरह चपटे हो चुके थे। धातु की ईंट से इस तरह कुचले जाने का दर्द किसी पंजे के ब्लेड से कटने की तुलना में कहीं ज्यादा था। चोट भी 10 गुना ज्यादा गंभीर थी। भले ही उसे बेहतरीन औषधियां दी जाएं, प्रणव के हाथ और पैर को युआन ची वापस पाने में कम से कम आधा साल लग जाएगा। युवा प्रतिभाओं के लिए आधा साल का समय बहुत कीमती होता है। यह उनके भविष्य के विकास पर असर डाल सकता है। तुम खुद को हत्या के लॉज का अभ्यास करने वाला कहते हो। यह तो इस महान मार्ग का अपमान है। अर्जुन ने ठहाका लगाते हुए कहा। हत्या का लॉ महान लॉज में से एक है और ये 3000 महान लॉज में ऊंचे स्थान पर है। ये 5 तत्वों के लॉज से ऊपर आता है और शुद्ध यांग लॉज से भी कमजोर नहीं है। प्रणव गौड़ा ने बस कुछ हत्या के लॉज वाली ऊर्जा इकट्ठी की थी। वह ज्यादा से ज्यादा हत्या के माहौल का अभ्यास कर रहा था। असली हत्या के लॉज से वह बहुत दूर था। अर्जुन के पीछे खड़े दिया, निखिल और बाकी लोग इतने हैरान थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जो कुछ हुआ वह केवल कुछ सेकंड में हो गया था। शक्तिशाली प्रणव गौड़ा कुछ ही सेकंड में मरे हुए कुत्ते जैसा बन गया था। वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। यह निखिल ने घबराहट में थूक निगल लिया। वह अपने शरीर के दर्द को भी भूल गया था। सीनियर अर्जुन ने प्रणव गौड़ा ने जो कुछ उसके साथ किया था उससे भी ज्यादा गंभीर तरीके से उसे लौटा दिया। और यह सब उसने बहुत साफ और आसानी से कर दिया। सीनियर अर्जुन बहुत ताकतवर हैं, एक युवा ने प्रशंसा भरे चेहरे से कहा। 1 साल पहले अर्जुन ने न्यू रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था और उसके बाद वह गायब हो गया। लगभग 10 महीने बाद बहुत से लोगों को शक था कि अर्जुन की ताकत तेजी से बढ़ी होगी या समय के साथ रुक गई होगी। क्योंकि उसने लंबे समय तक लड़ाई नहीं की थी, लोग अनिवार्य रूप से संदेह करने लगे थे और यह बात स्वाभाविक भी थी। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि उनकी चिंताएं पूरी तरह बेकार थीं। वह न केवल ताकतवर है बल्कि निर्दयी भी है। दूसरे युवा ने कहा, निर्दोष लोगों को मारना गलत है, लेकिन दुश्मन के खिलाफ निर्दयी होना जरूरी है।
नहीं तो इंसान को खुद ही नुकसान उठाना पड़ेगा। सीनियर अर्जुन की लड़ाई देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है, एक युवा ने दिया से कहा। दिया खुद भी गहरी सोच में थी। इस पल वह क्या कहे ये समझ नहीं पा रही थी। दिया के बगल में बैठे निखिल ने भी अपने अच्छे वाले बाएं हाथ की मुट्ठी जोर से भींच ली और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। जब लोग अपनी सबसे कमजोर और असहाय स्थिति में होते हैं तो उनके लिए हार मानना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी समय वे प्रेरित भी जल्दी हो जाते हैं। ये छोटी सी लड़ाई निखिल भाटिया के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गई। निखिल भी ऐसी ही स्थिति में था। अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर अर्जुन द्वारा प्रणव गौड़ा की निर्मम पिटाई ने उसके दिल में एक कभी ना मिटने वाली छवि छोड़ दी। निखिल ने अपने दांत भींचे और मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया। धन्यवाद सीनियर अर्जुन, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन मैं अपनी खुद की ताकत से ऐसा ही करके दिखाऊंगा। जो मुझ पर पैर रखने की कोशिश करेगा उसे खून से लथपथ कर दूंगा। हालांकि मंच पर खड़े अर्जुन ने निखिल के मनोवैज्ञानिक बदलाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आराम से ईंट से खून पोंछते हुए सीधे वाइपर की ओर देख रहा था। इस दुनिया में आने के बाद वह योद्धाओं की दुनिया के नियमों को समझने और अपनाने लगा था। वाइपर का चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। उसकी एम्बर जैसी आंखों में मारने की तीव्र भावना थी। तुम बहुत हिम्मती हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे शब्दों की अवहेलना करने की कीमत क्या होती है। अभी जब वाइपर ने रुको चिल्लाया तो अर्जुन ने न केवल उसकी बात अनसुनी की बल्कि प्रणव गौड़ा की पिटाई करने के बाद ऐसे वापस देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी इस नज़र ने वाइपर को उकसा दिया। हालांकि वाइपर को किसी ने उजाड़ हड्डी के अवशेषों के बदले किराए पर लिया था, फिर भी वह अर्जुन को अपन करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाला था और संभवतः उसे मार भी सकता था। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। क्या तुम खुद लड़ने आओगे या फिर अपने और चमचों को भेजोगे जिन्हें मैं खत्म कर दूं? अर्जुन अभी भी मंच पर खड़ा था और नीचे खड़े वाइपर को नीची नजरों से देख रहा था। वाइपर के पास बैठे दिव्य 72 पगोडा के साधक गुस्से से जल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी उसी समय अर्जुन पर टूट पड़ना चाहते हैं, लेकिन वे सिर्फ गुस्से से भरे दिख रहे थे। अगर उनकी लड़ने की नौबत आती तो वे जानते थे कि वे 2 चालों में हार जाएंगे। अर्जुन बहुत ताकतवर था। हालांकि वे सभी दिव्य शहर के साधकों को नापसंद करते थे, लेकिन ये सच्चाई मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। वाइपर की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके शरीर पर बैठा सांप जीभ बाहर निकालते हुए फुफकार रहा था। दिलचस्प। वाइपर मुस्कुराया और मंच पर चढ़ने लगा। 8वें मंच के चारों ओर खड़े दर्शक हक्का बक्का रह गए। 8वें मंच की लड़ाइयां बहुत तेजी से बढ़ रही थीं। दूसरे मंचों पर अभी पहली 2 लड़ाइयां भी खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन 8वें मंच पर 2 लड़ाइयां हो चुकी थीं और अब तो लीडर भी एक दूसरे से लड़ने जा रहे थे। ये बहुत तेज था। हालांकि अर्जुन का प्रदर्शन अभी शानदार था। दिया और बाकी लोग वाइपर के खिलाफ उसकी लड़ाई को लेकर चिंतित थे। इसकी वजह थी उनकी शक्ति के स्तर में अंतर। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अगर उम्र में 1 साल से ज्यादा का अंतर हो तो बड़े व्यक्ति को अपनी शक्ति को दबाना पड़ता है। अगर अंतर 2 साल से ज्यादा हो तो और अधिक दबाव डालना पड़ता है। हर 1 साल के लिए शक्ति का एक ग्रेड दबाना जरूरी था, तभी मुकाबला संतुलित हो सकता था। अर्जुन की उम्र 14 साल से थोड़ी ज्यादा थी और वाइपर की उम्र अभी अभी 15 हुई थी। उनकी उम्र में सिर्फ 1 महीने की कमी थी कि 1 साल का अंतर नहीं बना। इसलिए वाइपर को अपनी शक्ति दबाने की जरूरत नहीं थी और उनके बीच बैंगनी रक्त क्षेत्र के चरम और युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य की सीमा थी, जिसने इस मुकाबले को बेहद असंतुलित बना दिया। एक बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के लिए युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा से लड़ना आसान हो सकता है अगर सामने वाला साधारण हो। दिव्य शहर के कई साधक ऐसा कर सकते थे, लेकिन विरोधी वाइपर था। वह न केवल प्रतिभाशाली था बल्कि बेहद निर्दयी भी था। पहले के विवाद के कारण ये निश्चित था कि वाइपर अब अर्जुन पर जानलेवा हमले करेगा। दिया और बाकी साथियों का दिल जोर से धड़क रहा था। सीनियर अर्जुन सावधान रहिए, दिया ने मंच के नीचे से धीरे से कहा। उसके हाथ मजबूती से जुड़ गए थे जिससे उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। इसी समय थोड़ी दूर से कुछ लोगों ने 8वें मंच की लड़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यह क्या है? वे इतनी जल्दी शुरू कर रहे हैं। एल्डर विश्वनाथ एक मेज पर बैठकर शराब पी रहा था। जब उसने देखा कि अर्जुन और वाइपर की लड़ाई शुरू हो रही है तो उसने अपना प्याला नीचे रख दिया। अर्जुन की प्रतिभा चौंकाने वाली थी, लेकिन उसके पास समय की कमी थी। विश्वनाथ इस लड़ाई को लेकर बहुत चिंतित था। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और 8वें मंच की ओर बढ़ने लगा। विश्वनाथ को नहीं पता था कि अर्जुन की लड़ाई कैसे खत्म होगी। आखिरकार उसका विरोधी युआन फाउंडेशन क्षेत्र का प्रतिभाशाली योद्धा था। वह 8वें मंच के करीब चला गया ताकि अगर अर्जुन हार जाए तो वह उसे ज्यादा चोटिल होने से बचा सके। नियमों की बात तो छोड़िए, बूढ़े विश्वनाथ के लिए अर्जुन को बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था।
विश्वनाथ के अलावा रंजन अरोड़ा, अनिरुद्ध राव और उनके साथी भी इस लड़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे थे। इन दो समूहों के लीडर अपनी लड़ाई शुरू करने जा रहे थे। शुरू हो गया। अर्जुन वीएस वाइपर। रंजन अरोड़ा ने अनिरुद्ध को युवांची संदेश भेजा। अनिरुद्ध मुस्कुराया क्योंकि वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। कल उसने वाइपर को ढूंढने का बड़ा जोखिम उठाया था क्योंकि वह वाइपर की निर्दयता और ताकत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। वाइपर नियमों की सीमाओं को पार करते हुए अर्जुन से लड़ सकता था, इसलिए यह बिल्कुल सही था। तो क्या हुआ अगर अर्जुन एक प्रतिभाशाली साधक है? समय के बिना ये सब बेकार है। वाइपर निश्चित रूप से अर्जुन पर ऐसा निशान छोड़ेगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। अर्जुन, मुझसे मिलना तुम्हारे लिए बुरा भाग्य है। मैं तुम्हें ये लड़ाई जिंदगी भर याद रखने लायक बना दूंगा। वाइपर ने लड़ाई शुरू होने से पहले अर्जुन को युवांची ट्रांसमिशन से कहा। अर्जुन ने हल्के से भौहें चढ़ाई। वाइपर शुरू से ही उसे निशाना बना रहा था। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि उसने प्रणव गौड़ा को पीटा था, वरना उसने खुद पहल करके चुनौती की योजना नहीं बनाई होती। तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? अर्जुन ने युवांची ट्रांसमिशन से पूछा। उसे यह विश्वास नहीं था कि वाइपर उसे केवल इसलिए निशाना बना रहा था क्योंकि वह पिछले न्यू कमर रैंकिंग प्रतियोगिता का चैंपियन था। वाइपर जाहिर तौर पर बहुत घमंडी था और वह कभी भी अपने से निचले स्तर के व्यक्ति में रुचि नहीं लेगा। उसको संदेह हो रहा था कि वाइपर के पीछे कोई और था जो जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था। ही तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा नहीं है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगर अभी हार मान लो तो समय है, नहीं तो पहले मैं तुम्हारी बोलने की ताकत छीन लूंगा और फिर तुम्हें प्रणव से 100 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। जैसे ही वाइपर ने ये कहा, एक कानून प्रवर्तक, जिसे लीडर्स की लड़ाई के लिए रेफरी बनाया गया था, दोनों से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। ये कानून प्रवर्तक दिव्य शहर का व्यक्ति था। उसने मुख्य रूप से अर्जुन से पूछा क्योंकि उसने देखा कि अर्जुन ने अभी तक अपना हथियार नहीं निकाला था। मैं तैयार हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और आराम से अपनी कलाई ढीली की। उसने वही ईंट हिलाई जो अब भी खून से सनी हुई थी। अरे! कानून प्रवर्तक क्षण भर के लिए हैरान रह गया। अर्जुन इस तरह से लड़ने की योजना बना रहा था। न केवल कानून प्रवर्तक बल्कि अर्जुन के पीछे खड़ी दिया और उसके साथी भी हैरान थे। उन्हें लगा कि शक्ति के स्तर के अंतर के कारण अर्जुन के लिए वाइपर को हराना मुश्किल होगा, और फिर भी उसने अपना हथियार नहीं निकाला। ये लड़का वाकई चिंता में डाल देता है। थोड़ी दूरी पर खड़े एल्डर विश्वनाथ असमंजस में था कि वह हंसे या रोए। इस लड़के अर्जुन ने 10,000 जानवर टोटेम को अपने टोटेम रहस्यमय तकनीक के रूप में चुना था और तलवार की कब्र में सीखने के बाद वह ईंट का उपयोग कर रहा था। अब वह एक मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ एक ईंट से लड़ रहा था जिसका स्तर उससे एक ग्रेड ऊंचा था। क्या ये चीजें कोई सामान्य व्यक्ति करेगा? वाइपर ने अर्जुन की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तुम मुझसे बिना हथियार के लड़ने की सोच रहे हो? अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि यह मेरा हथियार नहीं है? मैंने पहले ही कहा था, मेरी सेबर केवल उन विरोधियों के लिए है जो सम्मान के योग्य या शक्तिशाली हैं। कचरे या मूर्खों के लिए ईंट ही काफी है। उसकी बातों ने दिया और उसके साथियों की सांसें रोक दी। वाइपर पहले से ही पागल था और अर्जुन ने उसे जानबूझकर उकसाया। अगर वाइपर सच में गुस्से में आ गया तो परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। वाइपर का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों की पुतलियां सांप की तरह पतली और लंबी हो गईं। समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें परलोक भेज दूं। सस! वाइपर ने हमला किया। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी और उसका शरीर बिना हड्डियों के जैसा लग रहा था। वह जमीन से चिपक कर तेजी से आगे बढ़ा जैसे कोई अजगर फुर्ती से सरक रहा हो। कई लोगों ने पहली बार ऐसी अजीब चाल देखी थी। मरो! वाइपर ने पंजे से हमला किया। उसका हथियार भी एक धातु का पंजा था और उसने ऊपर से नीचे की ओर वार किया। उसका निशाना अर्जुन की ठुड्डी थी। अगर धातु का पंजा भीतर घुस जाता तो वह ठुड्डी को छेदते हुए अर्जुन के मुंह में जा घुसता और उसकी जीभ को चीर देता। इससे अर्जुन के बोलने की क्षमता स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती। वाइपर अपने शब्द पूरे कर रहा था, अर्जुन को हार मानने से रोकने की कोशिश करते हुए। अर्जुन की नज़र ठंडी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी ईंट उठाए और वाइपर के पंजे पर जोर से मार दी। धातु के पंजे के मुकाबले ईंट जैसी भारी हथियार का स्वाभाविक रूप से अधिक फायदा था। लेकिन उसी समय वाइपर के कंधे पर बैठा जहरीला सांप अर्जुन की चेस्ट पर हमला करने के लिए तेजी से लपका। हृदय भेदी सांप! अर्जुन को इस सांप की याद अच्छी तरह थी। लगभग 1 साल पहले जब वह दिव्य जंगल में गया था, तब 3 सदस्यीय एक टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई थी क्योंकि उन्होंने एक हृदय भेदी सांप को गलती से सुनहरी धारी वाला सांप समझ लिया था। ये हृदय भेदी सांप एक अत्यंत खतरनाक उजाड़ जानवर था, लेकिन वाइपर इसे कैसे नियंत्रित कर रहा था? उसको ये याद था कि उजाड़ जानवरों को मनुष्यों के लिए वश में करना बेहद कठिन था।
अर्जुन के पास इस बात को गहराई से सोचने का समय नहीं था। जैसे ही हृदय भेदी सांप उसकी चेस्ट पर काटने वाला था, उसने तुरंत पीछे हटते हुए बचाव किया। लेकिन वाइपर ने तेजी से उसका पीछा किया और उसके होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। तुम्हारा खेल खत्म। वाइपर की हत्या की ऊर्जा फट पड़ी और युआन ची के साथ मिलकर एक काले प्रवाह में बदल गई। ये काला प्रवाह अर्जुन के चारों ओर फैल गया, हर दिशा को बंद करते हुए, जिससे अर्जुन बचने की कोशिश कर सकता था। अब देखते हैं तुम इससे कैसे बचोगे। वाइपर ने अर्जुन पर पंजे का वार किया और उसी समय कंधे पर बैठा हृदय भेदी सांप भी अर्जुन के मुंह की ओर बढ़ा। वह उसकी जीभ को निगलना चाहता था। जैसे ही हृदय भेदी सांप अर्जुन को काटने वाला था, अर्जुन का शरीर अचानक अजीब ढंग से मुड़ा और उसके चारों ओर मोटी परछाइयां उभर आईं। उसका शरीर अचानक एक लचीले पक्षी जैसा लगने लगा, जो हवा में बिना किसी बाधा के उड़ रहा हो। मिनट सटलती का बड़ा चरण। शू शू शू। अर्जुन ने अचानक हवा में दिशा बदल दी और हत्या की ऊर्जा के जाल को एक अविश्वसनीय तरीके से पार कर लिया। उसने लगातार 10 से अधिक जालों को चकमा दिया। जो कुछ बचे, जिन्हें वह चकमा नहीं दे सका, उन पर उसने अपनी ईंट से वार कर दिया। पेंग पेंग पेंग। उसने 3 हत्या के जाल तोड़ दिए। सस। अचानक अर्जुन के पीछे से जहरीले सांप की फुफकार सुनाई दी। ये हृदय भेदी सांप किसी भूत की तरह अर्जुन का पीछा कर रहा था। अर्जुन उसे झटकने से बच नहीं पा रहा था। उसकी गति बेहद तेज थी, लगभग बिजली की तरह। लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, क्योंकि अपनी एनर्जी विजन के माध्यम से वह हृदय भेदी सांप के हमले के रास्ते को पूरी तरह से पकड़ सकता था। अर्जुन ने ईंट से वार किया। पेंग। उसकी ईंट सांप के त्रिकोणीय सिर पर जोर से लगी। जोरदार चीख के साथ हृदय भेदी सांप अर्जुन के वार से दूर जा गिरा। क्या? सांप को उड़ते हुए और अपनी ज्यादातर हत्या की ऊर्जा को नष्ट होते देख वाइपर हैरान रह गया। इतने भारी हथियार का उपयोग करते हुए अर्जुन की हमला करने की गति स्वाभाविक रूप से धीमी होनी चाहिए थी, लेकिन बिजली जैसे तेज सांप को उसने ईंट से वार कर गिरा दिया। ये पूरी तरह अप्रत्याशित था। वाइपर की पतली सांप जैसी आंखें अर्जुन पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में हैरानी की झलक साफ दिख रही थी। दोनों ने सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए वार किए थे, लेकिन इसे देखने वाले कई लोग इतने तेज गति से चल रही लड़ाई को समझ भी नहीं पाए। दिया और उसके साथी तो ये भी नहीं देख सके कि कैसे दोनों ने वारों का आदान प्रदान किया। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि लड़ाई इतनी तीव्र थी कि उनकी सांसें थम गईं। सीनियर अर्जुन कमाल के हैं। वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। दिया और उसके साथियों के लिए अर्जुन का एक युआन फाउंडेशन क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने कमजोर न पड़ना बहुत बड़ी बात थी। सीनियर अर्जुन ने तो अपनी तलवार भी नहीं निकाली। अर्जुन की टीम के नए सदस्यों की आंखें चमक उठीं। ये सोचना बड़ी गलती थी कि अर्जुन ईंट के साथ कमजोर होगा, भले ही उसने वाइपर के खिलाफ अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। जैसा कि अर्जुन ने कहा था, ईंट भी उसका हथियार है। पहले वारों के बाद वाइपर का चेहरा गंभीर हो गया। उसे लगा था कि जीत उसकी होगी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन पलटवार कर पाएगा और उसके हृदय भेदी सांप को भी घायल कर देगा। यह उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी कि युआन फाउंडेशन क्षेत्र का योद्धा होने के बावजूद वह बैंगनी रक्त क्षेत्र के एक छोटे से प्रतिद्वंदी के खिलाफ, जो उससे 1 साल छोटा था, एक ही वार में उसे मार नहीं सका। सस। अर्जुन द्वारा जमीन पर गिराए गए हृदय भेदी सांप ने फिर से वाइपर के कंधे पर चढ़कर अपनी जीभ लपट पाए। ये देखकर वह चौंक गया। हृदय भेदी सांप के सिर पर जोरदार चोट लगी थी, फिर भी वह जिंदा था। ये सांप आम हृदय भेदी सांप से ज्यादा ताकतवर था। फू। उसी समय हृदय भेदी सांप ने हरा युआनची छोड़ना शुरू किया। ये हरे धुएं जैसा था जो किसी दलदल से उठता है। सांप के शरीर में धमाकेदार आवाजें आने लगीं और उसके शरीर पर एक परत सीपियों की बन गई। ये परत इतनी शार्प दिख रही थी जैसे किसी तलवार की धार। यह क्या? अर्जुन हैरान रह गया। ये हृदय भेदी सांप कैसे बदल रहा था? और यह एहसास, ये तो जैसे एक एस्पेक्ट टोटेम। बच्चे, वाइपर का हृदय भेदी सांप वास्तव में एक कठपुतली है जो एक हृदय भेदी सांप की लाश से बनाई गई है। और वाइपर का एस्पेक्ट टोटेम भी सांप के रूप में है। उसने अपने एस्पेक्ट टोटेम और कठपुतली को एक शरीर में जोड़ दिया है। अब वह अपनी असली ताकत दिखाएगा, सावधान रहो। इसी समय एल्डर विश्वनाथ की युआनची आवाज उसके कानों में गूंजी। हृदय भेदी सांप की कठपुतली और एस्पेक्ट टोटेम के साथ संयोजन, ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है? वह हैरान था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वाकई कई रास्ते थे। युद्ध तकनीकों की कोई कमी नहीं थी। वाइपर ने जोर से दहाड़ मारी और उसके शरीर से और ज्यादा हरा धुआं निकलने लगा। उसके पैरों के नीचे का बैंगनी टंगस्टन मंच ची ची की आवाज करने लगा। जैसे ही वह हरे गैस से छूता, उसमें छेद हो जाते। इतना ताकतवर जहर। कई लोगों ने अपनी सांस रोक ली। यहां तक कि बैंगनी टंगस्टन धातु भी इससे गलने लगी थी। अगर यह किसी के शरीर को छू लेता तो हड्डियों तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर खत्म हो जाता। अर्जुन, तुम वाकई बहुत मजबूत हो।
मुझे अपनी एस्पेक्ट टोटेम और जहर विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। ये काबिले तारीफ है। वाइपर ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा। उसका इरादा अर्जुन के शरीर को जहर से गलाने का था। अर्जुन ने चुपचाप अपने हाथों को ढीला किया और अपने हाथ में पकड़ी धातु की ईंट को घुमाया। तुम अब भी अपनी सेबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो, वाइपर गुस्से में चिल्लाया। उसके लिए एक युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा के रूप में एक बैगनी रक्त क्षेत्र योद्धा के खिलाफ लड़ना उसकी प्रतिष्ठा को कम करता था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने के बाद भी अर्जुन अपनी सेबर नहीं निकालेगा। भले ही वह जीत जाए, यह उसके लिए शर्मनाक होगा। मैंने पहले ही कहा था, मेरी सेबर सिर्फ सम्मानित या मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के लिए है। तुम्हारे जैसे नीच इंसान के लिए एक ईंट ही काफी है। उसकी आवाज शांत थी। मंच के चारों ओर के लोग और उसके साथी हैरान थे। इस समय वाइपर ने अपनी सभी तकनीकों का प्रदर्शन कर दिया था, फिर भी अर्जुन ने न सिर्फ अपनी सेबर नहीं निकाली बल्कि बार बार उसे नीच भी कह रहा था। उसे और मत भड़काओ, दिया ने मन ही मन कहा। उसने वाइपर की पूरी जानकारी देखी थी और उसके स्वभाव को जानती थी। वह डर रही थी कि वाइपर लड़ाई में कोई गंदी चाल न चल दे जिससे अर्जुन को गंभीर चोट लग जाए। मैं तुम्हारे शरीर और खून को धीरे धीरे गलाकर साफ कर दूंगा, वाइपर चिल्लाया और उसके दोनों धातु के पंजे धुंधले हरे रंग में बदल गए। पूरा मंच हरे धुएं से भर चुका था। यह हरा धुआं ब्लैकवाटर दलदल की जहरीली गैस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था। योद्धा थोड़ी देर के लिए दलदल की जहरीली गैस सहन कर सकते थे, लेकिन इस हरे धुएं में यहां तक कि मास्टर द्वारा परिष्कृत हथियार भी गलने लगते। जहर विषयक तकनीकों का अभ्यास करने वाले योद्धाओं को हर तरह की जहरीली चीजें निगलनी पड़ती थीं, जिससे उनकी युआंची घातक जहरीली शक्ति में बदल जाती थी। यहां तक कि कुछ कथाओं में कहा गया है कि जब जहर विषयक तकनीक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो वे पूरे संसार की स्वर्ग धरती युआंची को घातक जहरीली गैस में बदल सकती हैं। यह एक पूरे संसार को जहरीले दलदल में बदल सकता है, जो मौत का कारण बन जाती है। सारा जहरीला धुआं अर्जुन की ओर इकट्ठा हो गया। यह एक ऐसा हमला था जिसे धातु की ईंट भी नहीं रोक सकती। हम वह जहरीली हरी गैस जैसे अपनी एक अलग ही जिंदगी पा चुकी थी। वह किसी भूत की तरह चिल्लाने लगी। गैस बहुत ही गाढ़ी थी, जैसे ये किसी सांप के पित्त से बनी हो। इससे निकलने वाली दुर्गंध नाकों में चुभ रही थी। हिसस, हृदय भेदी सांप कठपुतली की आवाज गूंजने लगी। वह हवा में उड़ने लगा। अपनी गहरी हरी आंखों से घूरते हुए वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। ये जहरीली गैस इस विषैले सांप कठपुतली को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसे ऊर्जा प्रदान कर रही थी। एस्पेक्ट टोटेम्स पहले से ही उड़ने में सक्षम होते हैं, तो यह विषैला सांप कठपुतली भी उड़ सकता था। यह वाइपर का एक तरह का प्रतिरूप था। हालांकि यह एक कठपुतली था, लेकिन इसमें खुद की एक जिंदगी भी थी। तो क्या हुआ अगर तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? चाहे वह सेबर हो या ये धातु का हथियार, मेरे जहर को नहीं झेल पाएगा। इस जहरीले इलाके में मेरा ही राज चलता है, वाइपर ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। धातु के पंजे को हाथ में लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। जहरीले माहौल में एक साधारण योद्धा केवल अपने रक्षात्मक युआंची को बढ़ाकर जहर के गलाने वाले प्रभाव से बच सकता है, लेकिन ऐसा करने से उनका युआंची जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा जहर को रोकने में खर्च होता है। इसके चलते वाइपर और हृदय भेदी सांप के हमले को रोकने के लिए बची युआंची की मात्रा कम हो जाती है। इससे केवल एक को ही संभाला जा सकता था और दूसरा बिना रुकावट हमला कर सकता था। इसलिए इस जहरीली धुंध में वाइपर अपनी युद्ध शक्ति को अधिकतम कर सकता था। ची ची ची, जहरीली धुंध के संपर्क में आते ही अर्जुन की रक्षात्मक युआंची धीरे धीरे घटने लगी। आखिरकार वह केवल बैंगनी रक्त क्षेत्र के चरम पर था। उसके पास युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा जितनी युआंची नहीं थी, इसलिए इस जहरीली धुंध को सहन करना उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। बहुत से लोग अर्जुन के लिए चिंतित थे, लेकिन अनिरुद्ध राव और उसके साथी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि अर्जुन इस जहरीली धुंध से कंकाल बनकर कैसे रह जाएगा। मर जाओ, वाइपर ने चिल्लाते हुए हृदय भेदी सांप कठपुतली के साथ अलग अलग दिशाओं से अर्जुन पर हमला किया। जहरीली धुंध के बीच अर्जुन फंसा हुआ था। शून शून शून, वाइपर के शरीर ने दर्जनों छायाएं पैदा कर दी, जिससे ये बताना मुश्किल हो गया कि वह कहाँ है। वहीं हृदय भेदी सांप बिजली की तरह तेज हो गया। उसका उड़ता हुआ शरीर धुंधला हो चुका था। वाइपर के हमले के खिलाफ अर्जुन का मन पानी की तरह शांत था। उसने अपनी युआंची को चरम पर पहुंचाया और हाथ में ईंट पकड़ ली। वोंग, एक साफ आवाज के साथ उसके दिल में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल हिलने लगा। उस पल ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। अर्जुन के शरीर से जलती हुई शुद्ध यांगची निकलने लगी। सूरतगढ़ दिव्य तकनीक के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी थी। शुद्ध यांगची, जो सबसे उच्चतम शुद्धता ची थी, हवा में तान घाटी की एक छवि में बदल गई।
हल्की धुंध ने उस भूतिया घाटी को ढक दिया जो भीतर के दिव्य हरे पेड़ों को छुपा रही थी। गोल्डन क्रो प्रजाति के बीस्ट मार्क को अवशोषित करने और 10 महीनों तक जलते हुए नरक के प्योयांग तलवार महल में साधना करने के बाद अर्जुन की सूरतगढ़ दिव्य तकनीक पहले जैसी नहीं रही थी। शुद्ध यांग की लपटें जलने लगी और जहरीली धुंध का एक बड़ा हिस्सा इन लपटों में जलकर गायब हो गया। जहरीली तत्वीय विधि पॉइजनस एलिमेंटल मेथड 5 मौलिक तत्वीय विधियों 5 प्राइमल एलिमेंटल मेथड्स के समान स्तर पर आती थी, लेकिन ये हाई ग्रेड की शुद्ध यांग लपटों के ताप का सामना नहीं कर सकती थी। ची 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 हरी धुंध का बड़ा हिस्सा जलकर हरे धुएं में बदल गया। यहां तक कि अर्जुन के पैरों के नीचे की बैंगनी टंगस्टन धातु भी पिघलकर तरल में बदल गई। क्या? वाइपर हैरान रह गया। इतनी गहरी शुद्ध यांग लपटें देखकर उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की शुद्ध यांग विधि उसकी जहरीली विधि से कहीं बेहतर थी। हालांकि साधना स्तर में अंतर था, अर्जुन की शुद्ध यांग ची प्यो यांग तलवार महल और गोल्डन क्रो प्रजाति से आई थी। इसकी गुणवत्ता वाइपर द्वारा उजाड़ जानवर से निकाले गए जहरीले तत्वों से कहीं अधिक थी। गुणवत्ता के इस अंतर ने उसके साधना स्तर की कमी को पूरा कर दिया। इस समय अर्जुन की आंखों में चमक आई और उसने अपने शरीर की सारी शुद्ध यांग ऊर्जा को धातु की ईंट में भर दिया। धातु की ईंट शुद्ध यांग की लपटों के साथ चमकने और जलने लगी। अब ये कोई साधारण धातु की ईंट नहीं थी, बल्कि शुद्ध यांग से जलती हुई ईंट बन गई थी। वाइपर अपनी सांस रोकते हुए चारों ओर घूमने लगा। उसने अपनी सांप जैसी गति की तकनीक को चरम पर धकेल दिया। भले ही शुद्ध यांग विधि शक्तिशाली थी, फिर भी वाइपर को लगा कि वह अपने हृदय भेदी सांप कठपुतली के साथ हमला करते हुए अर्जुन को मार सकता है। लेकिन तभी अर्जुन ने हरकत की। उसने अपनी बैंगनी क्रिस्टल की एनर्जी विजन खोली और वाइपर के आसमान में बन रहे नकली चित्र गायब हो गए। उसने वाइपर की असली स्थिति को साफ साफ देख लिया। जहां तक बिजली की गति से चलने वाले हृदय भेदी सांप कठपुतली की बात थी, वह भी बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से छुप नहीं सका। माइन्यूट सब्टेलिटी का बड़ी सफलता का स्तर 100। अर्जुन का शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वाइपर ने अपनी पीठ पर ठंडक महसूस की और उसके दिल में डर पैदा हो गया। बिना कुछ सोचे उसने अपने पंजे को पीछे की ओर मारा। इसी समय अर्जुन के हाथ में जलती हुई शुद्ध यांग ईंट भारी ताकत से नीचे गिरी। काचा। अर्जुन की जलती हुई ईंट वाइपर के धातु के पंजे से टकराए। गर्म शुद्ध यांग की लपटों ने पंजे को झुका दिया, लेकिन ईंट ने अपनी गति नहीं खोई। उसने पंजे को नीचे धकेलते हुए सीधा वाइपर के सिर पर वार किया। बूम। शुद्ध यांग ऊर्जा फूटते ही वाइपर की रक्षात्मक युआंची कांच की तरह टूट गई। वाइपर को लगा जैसे उसका सिर एक तेजी से दौड़ते हुए सींग वाले जानवर ने कुचल दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसकी नजर पूरी तरह सुनहरे रंग में ढक गई। वह कुछ भी नहीं देख सका। हृदय भेदी सांप कठपुतली का इस्पेक्ट टोटेम गायब हो गया क्योंकि उसका मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने अपनी लड़ाई की ताकत खो दी और उसकी गति धीमी हो गई। इसी समय अर्जुन ने सांप को उसके सिर के पास से 3 इंच दूर पकड़ लिया। एक हाथ में सांप और दूसरे हाथ में जलती हुई शुद्ध यांग ईंट पकड़े हुए अर्जुन ने वाइपर को देखा। वाइपर की हालत खराब थी और अर्जुन ने बिना रुके अपनी ईंट को फिर से उठाकर वार किया। इस समय वाइपर एक स्थिर लक्ष्य की तरह था। अर्जुन की ईंट वाइपर के चेहरे के दाईं ओर जा लगी। पिंग। वाइपर हवा में लट्टू की तरह घूमने लगा। उसका शरीर घूमते हुए खून उगल रहा था और खून हवा में एक लाल भंवर की तरह फैल गया। यहां तक कि उसके कुछ खून से सने दांत भी बाहर गिर गए। वाइपर के जमीन पर गिरने के बाद अर्जुन ने तेजी से आगे बढ़कर एक और ईंट से वार किया। इस वार ने वाइपर के चेहरे के बाईं ओर चोट पहुंचाई। अब वाइपर जो पहले घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा था, उल्टी दिशा में घूमने लगा। वाइपर का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था। फिर से उसने खून उगला जो भंवर की तरह फैल गया। इसके बाद उसने ईंट पकड़े हुए छलांग लगाए और अपना शरीर मोड़ते हुए एक तीसरा जोरदार वार किया, जैसे वह गेंद को मार रहा हो। काचा। अर्जुन की ईंट वाइपर की पीठ पर लगी और उसकी रीढ़ टूटने की आवाज सुनाई दी। वाइपर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। वाइपर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। इस समय अर्जुन ने वाइपर पर ध्यान नहीं दिया। उसने हृदय भेदी सांप कठपुतली को जमीन पर फेंक दिया। वाइपर के बिना हृदय भेदी सांप कठपुतली ने अपनी ताकत खो दी थी। उसे जमीन पर फेंकने से वह सिर्फ छटपटाने लगा। इसके बाद उसने सांप के त्रिकोणीय सिर पर निशाना साधकर ईंट से वार किया। पफ। सांप का सिर कुचलकर मांस का चूरा बन गया। हालांकि अब सांप का सिर नहीं था, उसका शरीर फिर भी तड़प रहा था। दिया और उसके साथी ये देखकर हैरान रह गए। इस लड़ाई को देखकर उनके दिमाग में बस एक ही शब्द आया, ब्रूटल। हाथ में ईंट लिए अर्जुन एक बर्बर और अनिश्चित राक्षस की तरह लग रहा था। प्रणव गौड़ा और वाइपर जो उसके खिलाफ गए थे, दोनों को कुछ ही ईंट वार में पहचानना मुश्किल हो गया था। सांप का खात्मा करने के बाद अर्जुन ईंट पकड़े हुए वाइपर की ओर बढ़ा।
हालांकि वाइपर बेहोश नहीं हुआ था, उसके चेहरे की दोनों तरफ की हड्डियां नजर आ रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से खून से ढकी थीं और वह कुछ भी नहीं देख सकता था, लेकिन वह उसके कदमों की आवाज सुन सकता था। वाइपर के लिए वह आवाज मौत के करीब आने की तरह थी, जो उसे भयभीत कर रही थी। क्या तुम हार नहीं मानोगे? इस समय अर्जुन की आवाज वाइपर के कानों तक पहुंची। वाइपर को लगा जैसे उसे जीवनदान मिल गया हो। उसका जबड़ा टूट चुका था, इसलिए वह बोलने में असमर्थ था। उसने जल्दी से युआनची ट्रांसमिशन के जरिए अर्जुन से कहा, रुको, मैं हार मानता हूं। ओह, अब भी हार नहीं मान रहे। अर्जुन ने वाइपर की युआनची ट्रांसमिशन को अनदेखा कर दिया। हार मानना तभी माना जाएगा जब वह खुद इसे बोले। उसने ईंट को मजबूती से ऊपर उठाया। वाइपर डर के मारे पागल हो गया। अगर यह ईंट उसके सिर पर गिरती तो वह मर जाता। वह यहां मरना नहीं चाहता था। रुको, मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वाइपर ने युआनची ट्रांसमिशन के जरिए प्रार्थना की। ओह! वाइपर की बात सुनकर अर्जुन ने अपना हमला धीमा कर दिया और कहा, बोलो। दो लोग थे जो काले कपड़ों में ढके हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था। उनकी आवाज भी बदली हुई थी, लेकिन उनमें से एक के पास सिर्फ एक हाथ था। वाइपर ने अपने युआनची का उपयोग करके कल के उन दो नकाबपोश लोगों की विशेषताओं को धीरे धीरे बताया। अर्जुन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। एक हाथ। उसको पहले ही पता था कि वह एक हाथ वाला योद्धा कौन है जिसने उसके साथ दुश्मनी ली थी। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, उसे ठीक से पता नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वह शायद रंजन या अभय में से कोई एक हो सकता है। अर्जुन ने अपनी ईंट को रख दिया और वाइपर पर हमला करना बंद कर दिया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार वह किसी को जानबूझकर मार नहीं सकता था और न ही किसी को स्थायी रूप से अक्षम कर सकता था। अब वाइपर पूरी तरह से अपनी लड़ाई की शक्ति खो चुका था। अगर वह उसे और मारता भी तो यह नियमों के खिलाफ नहीं होता, लेकिन वह उसे मार या स्थायी रूप से अक्षम नहीं कर सकता था। अगर ऐसा हुआ तो मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य इसे नजरअंदाज नहीं करेगा और दिव्य शहर के लिए भी उसे बचाना आसान नहीं होगा। इसलिए अर्जुन ने यहीं पर रुकने का फैसला किया। मंच 8। अर्जुन जीत गया। उसने विरोधी के लीडर को हराकर 2 सीटें जीतीं। कानून प्रवर्तक ने इस लड़ाई के नतीजे की घोषणा की। ये गठबंधन प्रतियोगिता का पहला दौर था जो समाप्त हो गया था, और यह पहली सीटें थीं जिन्हें लीडर्स मिले थे। इस लड़ाई का अंत इतनी जल्दी हुआ कि यह हर किसी को अविश्वसनीय सा लगा। जैसे ही अर्जुन मंच से नीचे आया, दिया और उसके साथी अब भी हैरान थे। उन्हें लगा कि जो कुछ अभी हुआ वह किसी सपने जैसा था। वे जानते थे कि सीनियर अर्जुन साधारण नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर हो सकता है। वाइपर को ईंट से हराना और अंत में अर्जुन द्वारा दिखाई गई सूरतगढ़ दिव्य तकनीक ने उन्हें और भी चौंका दिया। सीनियर अर्जुन, क्या आप अभी सूरतगढ़ पवित्र तकनीक का उपयोग कर रहे थे? जब अर्जुन मंच से उतरा तो उसकी टीम के सदस्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पूछा। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की शीर्ष साधना तकनीक के रूप में सूरतगढ़ पवित्र तकनीक बहुत प्रसिद्ध थी। कई नौसिखियों ने इसका नाम तो बहुत पहले से सुना था, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा था। बेशक, क्या पूछने की जरूरत है? एक अन्य जूनियर ने कहा, सूरतगढ़ पवित्र तकनीक बहुत शक्तिशाली है। सारा जहर 1 सेकंड में जल गया। इन जूनियर्स ने पहले अफवाहें सुनी थी कि सूरतगढ़ पवित्र तकनीक की साधना करना बेहद मुश्किल है। कई प्रतिभाशाली लोगों ने इसे साधने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। दिया जैसे नौसिखियों के बीच उत्कृष्ट लोगों ने भी सूरतगढ़ पवित्र तकनीक में महारत हासिल करना अपना लक्ष्य बनाया था, लेकिन ये लक्ष्य बहुत दूर था। अब अर्जुन सूरतगढ़ पवित्र तकनीक का बहुत ही निपुण तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। वह धातु की ईंट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। अर्जुन उनसे ज्यादा उम्र में बड़ा नहीं था, फिर भी वह सूरतगढ़ पवित्र तकनीक में ऐसे अद्भुत स्तर पर पहुंच गया था जिससे वे उसकी प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों करने लगे। हे इस बच्चे अर्जुन ने अच्छा किया। कुछ ही दूरी पर विश्वनाथ संतुष्ट भाव से अपनी ठुड्डी रगड़ रहा था। विश्वनाथ के बगल में एल्डर अमिताभ थे जिन्होंने पूरा मैच देखा था। उन्होंने कहा, अर्जुन की सूरतगढ़ पवित्र तकनीक में बहुत सुधार हुआ है जब वह लगभग 1 साल के लिए बाहर गया हुआ था। वर्तमान अर्जुन ने न केवल अपने साधना स्तर में एक साधारण परिवर्तन किया था, बल्कि उसने हर पहलू में गुणात्मक सुधार का अनुभव किया। बेशक, आपको क्या लगता है उसे किसने सिखाया? विश्वनाथ बहुत प्रसन्न हुआ। ये सुनकर अमिताभ अवाक रह गया। ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से बिना शर्म के शेख ही बघारना पसंद करता था। बूढ़े आदमी विश्वनाथ ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन की बहुत मदद की थी, लेकिन जहां तक उसे सिखाने की बात है, बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को कभी कुछ नहीं सिखाया था। लेकिन अमिताभ ने इस पर विश्वनाथ से बहस नहीं की। वह जानता था कि यह वास्तव में विश्वनाथ ही था जिसने पहली बार अर्जुन की खोज की थी।
शुरुआत में यह विश्वनाथ ही था जिसने अर्जुन को सेबर कब्र में भेजा था। वह पहले ही 2 सीटें जीत चुका है। अर्जुन का बैच हमारे दिव्य शहर में हाल के वर्षों में देखा गया सबसे मजबूत बैच है। ये सूर्य प्रताप के बैच से भी आगे है। दुर्भाग्य से वे अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। अगर वे युवान फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते तो यह और भी बेहतर होता। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अर्जुन, अंकुर और महिमा के लिए बेहद नुकसानदेह था। इस प्रतियोगिता में तीसरे वर्ष के साधक वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण थे। दुर्भाग्य से दिव्य शहर के तीसरे वर्ष के साधकों में से केवल रंजन अरोड़ा ही योग्य था, और रंजन स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति नहीं बचा सका। पहला मैच खत्म हो चुका था, इसलिए अर्जुन के पास करने को कुछ नहीं था। बाकी मैचों के लिए अभी कुछ समय बचा था। वह प्रतिभागियों वाली बेंच पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। वह तलवार की कब्र से तलवार की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन को ध्यान करते देख कुछ जूनियर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्जुन के पास अभी भी ऐसे मैच थे जो उसने नहीं लड़े थे। इस समय उसको अन्य टीमों की युद्ध स्थिति के बारे में जानने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को समझने के लिए जाना चाहिए था, फिर भी वह वहां बैठकर ध्यान कर रहा था। अगर यह 15 मिनट पहले की बात होती तो दिया अपने दिल में अर्जुन के कामों के लिए उससे घृणा करती। लेकिन अब वाइपर को आसानी से नीचे गिराने के बाद दिया ने अब एक शब्द भी नहीं कहा। एक ही काम को अलग अलग लोग करें तो नतीजे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो कमजोर लोग ऐसा करते हैं वे मंदबुद्धि होते हैं, लेकिन जब ताकतवर लोग ऐसा करते हैं तो वे विशेषज्ञों की तरह व्यवहार करते हैं। तुम क्यों घबरा रहे हो? चलो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दिया ने एक जूनियर के सिर पर थपथपाया। चूंकि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, इसलिए यह उनके लिए कुछ करने का समय था। 4 गुटों के गठबंधन प्रतियोगिता की शुरुआत छोटे समूहों में एक साथ होने वाली लड़ाइयों से हुई। बाद के चैंपियनशिप मैच में 15 वर्ष से कम आयु के ग्रुप पहले 15 वर्ष से अधिक आयु के ग्रुप और समग्र ग्रुप मैचों के बीच प्रतिस्पर्धा करेंगे। वे विभिन्न टीमों की युद्ध स्थिति को देखने के लिए अलग हो गए। अर्जुन, जो ध्यान कर रहा था, ने दिया और कंपनी के जाने पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। घूरने की यह हरकतें दुश्मनी और डर दोनों के साथ थीं। उसको ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि वे कौन थे। इस बच्चे ने वास्तव में एक स्तर कम होने के बावजूद वाइपर को हरा दिया। कुछ ही दूरी पर अनिरुद्ध अपनी मुट्ठी इतनी कसकर बंद किए हुए था कि उसका पूरा हाथ कांप रहा था। अर्जुन और वाइपर की लड़ाई का नतीजा उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने अर्जुन से छुटकारा पाने के लिए क्रूर और शक्तिशाली वाइपर को चुना था। इस बच्चे की ताकत किस हद तक पहुंच चुकी है? उसे अचानक एक संभावना का एहसास हुआ जिसने उसे निराश कर दिया। अभी भी जबकि अर्जुन बड़ा नहीं हुआ है, वह अपने कटे हुए हाथ के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इससे अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगा। अनिरुद्ध, ये बेहतर है कि हम उसे अब और निशाना न बनाएं। अनिरुद्ध के अलावा रंजन में भी आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। रंजन एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। जो कोई भी उसे उकसाता था, उसके खिलाफ वह 10 गुना से भी ज्यादा बुरा बदला लेने के तरीके सोचता था। हालांकि दूसरा पक्ष कौन है, यह मायने रखता है। अगर वह जानता कि दूसरा पक्ष उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, तो दूसरे पक्ष को भड़काना उसकी मूर्खता ही होगी। रंजन शुरू में अर्जुन के खिलाफ गया क्योंकि उसे लगा कि उसको आसानी से धमकाया जा सकेगा। लेकिन अब अर्जुन की ताकत और प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा थी। वह पहले से ही कई पहलुओं में उससे आगे निकल चुका था। उसके पास एकमात्र लाभ यह था कि उसके पीछे उसका परिवार था। लेकिन दिव्य शहर के बुजुर्गों द्वारा अर्जुन को दिए गए उच्च सम्मान की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। और अर्जुन से निपटने में सक्षम न होने के बाद उसका अंत दुखद होगा जब वह अंततः सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। रंजन के मन में पहले से ही पीछे हटने का विचार था। क्या तुम डर गए हो? अनिरुद्ध ने गुस्से से रंजन की ओर देखा। रंजन ने अपना सिर हिलाया। वह अर्जुन से डरता था, लेकिन वह अनिरुद्ध को भी नाराज नहीं करना चाहता था। मुझे बस यही लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसका मुकाबला नहीं? अनिरुद्ध ने अपने दांत पीस लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी मानना पड़ा कि रंजन ने जो कहा वह सच था। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गठबंधन प्रतियोगिता में शानदार परिणाम दिखाए हैं और दिव्य शहर के बुजुर्गों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जा रहा है, और ग्रैंडमास्टर शैलजा ने भी उसे अपना शिष्य बना लिया था। उनके परिवार सिर्फ उनके लिए दिव्य शहर के बुजुर्गों जैसे किसी व्यक्ति को नाराज नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके परिवार के लोग उसके पक्ष और विपक्ष पर विचार करेंगे। वे शायद उसे छोड़ भी दें। आखिरकार उसने अपना एक हाथ खो दिया था। यह एक बड़े परिवार के कबीले की क्रूरता और वास्तविकता थी। ये सोचकर अनिरुद्ध को अत्यधिक दुख हुआ। अर्जुन ने मेरा हाथ तोड़ दिया, जिससे मेरा मार्शल आर्ट करियर खत्म हो गया। फिर भी मुझे, अनिरुद्ध राव को ये सब सहना पड़ रहा है। मैंने ऐसा अपमान कभी नहीं सहा है।
योद्धाओं की दुनिया में उन लोगों का सम्मान किया जाता है जो मजबूत होते हैं। जब अर्जुन ने अपनी ताकत साबित की तब एक प्रमुख परिवार के बेटे के रूप में भी उसे झुकना पड़ा। जब रंजन युआनची वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करते हुए अनिरुद्ध से बात कर रहा था तो मंच से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रंजन ने पलटकर देखा कि उसकी टीम के एक सदस्य का हाथ टूट गया था और उसे मंच से नीचे फेंक दिया गया था। वह टीम का सदस्य भी नौसिखिया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। नतीजा साफ था, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समूहों में अर्जुन के अलावा रंजन की टीम भी शामिल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी टीम भी काम प्रतिभाशाली साधकों से भरी हुई थी। ये ताकत में अर्जुन की टीम के बराबर ही थी। लेकिन इसी तरह की अप्रभावी टीम के साथ अर्जुन चमक गया था। प्रतियोगिता शुरू होने के 15 मिनट से भी कम समय में वह 2 सीटें जीतने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ रंजन की टीम का लगभग सफाया हो गया था। अपने साथियों को जो उसकी रक्षा करने वाले थे एक के बाद एक पराजित होते देख रंजन अब चैन से नहीं बैठ सका। यह अंतर बहुत बड़ा था, वाकई बहुत कमजोर। मंच पर एक मोटा ताजा युवक था। वह हंस रहा था। तुम ही वह समूह हो जिसे छोड़ दिया गया है ना? इस समूह का लीडर होने के नाते तुम वाकई अपमानित महसूस कर रहे होंगे। युवक के शब्दों ने रंजन को बहुत प्रभावित किया। उसका चेहरा ठंडा हो गया जब वह अपनी लंबी छड़ी लेकर मंच पर चढ़ा। उसकी टीम में अब उसके अलावा कोई नहीं बचा था, इसलिए उसे किसी भी तरह मंच पर जाना पड़ा। उसने अपनी लाठी घुमाई और मोटे युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, बकवास बंद करो। मैं देखता हूं कि तुम इतने घमंडी कैसे हो। आखिरकार रंजन भी दिव्य शहर के तीसरे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ साधक था। एक दूसरी टीम के आम साधक द्वारा उकसाए जाने के बाद वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था। शरद मेनन, नीचे आओ, मुझे उससे मुकाबला करने दो। तभी मंच के पीछे से एक उदासीन आवाज आए। एक लंबा और पतला आदमी मंच पर आया। यह आदमी बिल्कुल भी युवा जैसा नहीं लग रहा था। वह सभ्य दिख रहा था और उसकी आंखें पतली थीं, लेकिन उनमें जोश था। वह एक अलग तरह की आभा बिखेर रहा था। इस व्यक्ति को देखकर अहंकारी मोटा युवक तुरंत ही अधिक आदरपूर्ण हो गया। सीनियर कृष्णन, आप लीडर हैं। आपको एक छोटी मछली से निपटने की क्या जरूरत है? हालांकि युवक ने ऐसे शब्द कहे, लेकिन कृष्णन ने बुरा नहीं माना और हंसते हुए कहा, मैंने वास्तव में सोचा था कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने 8वें मंच पर वाइपर को पराजित होते देखा। जिस व्यक्ति ने वाइपर को हराया वह बहुत दिलचस्प है। नतीजतन मेरे हाथ में खुजली हो रही है। मुझे उससे मुकाबला करना है, इसलिए यह उससे लड़ने से पहले मेरा वार्म अप होगा। कृष्णन की आवाज बहुत सहज थी। बोलते समय वह दूर बैठे अर्जुन को देखता रहा, जिसकी आंखें बंद थीं। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और इस समय मंच पर रंजन का चेहरा उसकी बातें सुनकर पहले से ही हरा हो गया था। कृष्णन भड़कावे को चरम सीमा तक ले जा रहा था। इस युवक ने अर्जुन को केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। क्या उसने वास्तव में मेरे साथ लड़ाई को वार्म अप के रूप में माना था? तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। रंजन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी की नसें केंचुओं की तरह मुड़ने लगी। इस मैच में अपनी गरिमा वापस पाने के लिए उसे अच्छी तरह से लड़ना था। वह भी स्वर्ग का एक अभिमानी पुत्र था। इस तरह से उपेक्षित होने पर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह से मारना चाहता था। चूंकि यह लीडर्स के बीच एक और लड़ाई थी, इसलिए दिव्य शहर के एक कानून प्रवर्तक रेफरी बनने के लिए आगे आए। जब उन्होंने पूछा कि क्या दोनों पक्ष तैयार हैं, तो कृष्णन ने अपने दोनों हाथ खाली रखे। उसने कोई हथियार नहीं निकाला। हथियार नहीं निकाल रहे हो? रंजन का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हथियार निकालने के लिए नहीं कहा। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर है। भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी के पास कोई हथियार न हो, फिर भी उसे पूरी ताकत लगानी होगी। जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका अपने दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना था। मैच शुरू होता है। दिव्य शहर के कानून प्रवर्तक की घोषणा के साथ रंजन अपने हाथों में लाठी लेकर आगे बढ़ा। उसी क्षण एक भूरे भालू के आकार का एक एस्पेक्ट टोटेम उसके पीछे प्रकट हुआ। पिछले 1 साल में रंजन ने भी अपना खुद का एस्पेक्ट टोटेम हासिल कर लिया था। कृष्णन के खिलाफ जो ताकतवर था, उसको शुरू से ही पूरी ताकत लगानी थी। लेकिन कृष्णन मंच पर निर्जीव की तरह खड़ा रहा, भले ही रंजन आगे बढ़ रहा था। जिस समय रंजन उसके सामने 30 फीट की दूरी पर पहुंचा, कृष्णन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों से एक ठंडी चमक निकली। चा चा चा। रंजन के नीचे धातु की टाइलों में अचानक एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ। धातु के तीर के गोले जो अंगूठे की मोटाई के थे, जमीन से अलग होकर रंजन पर बरसने लगे। क्या? रंजन के चेहरे पर भाव बदल गए। ये कैसा हमला था? आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन्ड चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें।
आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।